हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर को वन शॉट में पूरा का पूरा रिवाइज करने की ट्राई करेंगे। ये चैप्टर में से हर साल जेईई और नीट के अंदर क्वेश्चंस आते ही आते हैं और क्वेश्चंस काफ़ी इजी होते हैं। इसका मतलब आप लोगों से इजीली अटेम्प्ट हो जाने चाहिए। वैसे तो चैप्टर में काफ़ी सारी थियोरी है, लेकिन आज के क्लास में हम ट्राई करेंगे कि सभी टाइप की थियोरीज को एक बार अच्छे से देख के और सभी टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करके हम इस पूरे क्लास के अंदर ये इंश्योर कर लें कि हमारा ये टॉपिक के ऊपर जो भी क्वेश्चन आएगा, इस चैप्टर के ऊपर जो भी क्वेश्चन आएगा, वो हमारा गलत नहीं जाए। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, इस चैप्टर के मेन कंपोनेंट्स, सबसे पहला है डिस्प्लेसमेंट करंट, फिर आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईएम वेव। डिस्प्लेसमेंट करंट एक बहुत इंपॉर्टेंट थियरी है जो मैक्सवेल ने दी थी। उसके बाद जो सेकंड टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईएम वेव। यहाँ पे हम ईएम वेव की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक, यानी उसकी स्पीड क्या होती है, पावर कैसे निकलता है, प्रेशर कैसे निकलता है, इंटेंसिटी कैसे निकलती है, उन सब चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। और आखिरी और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ईएम स्पेक्ट्रम, जहाँ पे हमें ये देखना होता है कि किसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, कौन से टाइप के स्पेक्ट्रम में कौन सी लाइट है जिसकी वेवलेंथ कम होती है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, एनर्जी के हिसाब से उनके एप्लीकेशंस, ये सब चीज़ें हम थर्ड पार्ट में देखेंगे, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहली चीज़, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, तो आइए मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, डिस्प्लेसमेंट करंट का जो कंसेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ लगता है कैपेसिटर की थियोरी में। कब लगेगा? सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर की थियोरी में। मैक्सवेल ने आर्ग्यू किया कि अगर मैं कोई भी पॉइंट P, सपोज करिए ये एक पॉइंट P है, इस P पॉइंट पे मैं निकालना चाहता हूं मैग्नेटिक फील्ड, तो एम्पियर ने हमको एक लॉ दिया हुआ है जो कि है एम्पियर सर्किटल लॉ। आप सब जानते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट डी एल, क्लोज्ड लूप के ऊपर लेते हैं जिसको हम एम्पीरियन लूप बोलते हैं, उसको इक्वेट कर सकते हैं हम म्यू नॉट आई से, वे आई इज द आई एनक्लोज्ड। ये लॉ दिया था एम्पियर ने। मैक्सवेल ने आर्ग्यू किया कि ये लॉ लगा पाऊंगा मैं तब जब मैं लूप ऐसा बनाऊं जिसके अंदर करंट जो फ्लो कर रहा है वो एनक्लोज्ड हो। जैसे कि अगर उसने ये लूप लिया तो इस लूप के थ्रू करंट कितना पास हो रहा है, आई, तो ये फॉर्मूला लगा के हम इजीली बी निकाल लेंगे। मैक्सवेल ने बोला बहुत अच्छी चीज़ है, हम अगर ये वाला लूप लेते हैं तो इजीली ये वाला फॉर्मूला लगा के हम बी की वैल्यू निकाल सकते हैं पॉइंट पी पे। लेकिन मैक्सवेल ने आर्ग्यू किया कि अगर मैं ऐसा लूप नहीं लूँ और एक मटके के शेप का लूप ले लूँ, जैसे कि ये मटके का शेप हो गया, तो अब इस लूप के थ्रू आप देखोगे ये करंट एंटर कर रहा है लेकिन एग्जिट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि बीच में क्या आ गई है, कैपेसिटर की प्लेट्स आ गई हैं। इस वजह से इस केस में जब मैं पॉट शेप लूप लेता हूं और तब मैं एम्पियर का लॉ लगाता हूं, तो मैक्सवेल ने आर्ग्यू किया कि LHS तो जीरो नहीं होता, लेकिन RHS जो है वो डेफिनेटली जीरो आ जाता है। और ये मैक्सवेल के हिसाब से क्या था, एम्पियर लॉ के अंदर का फ्लॉ था। दिस इज अ फ्लॉ, राइट, विच ही फाउंड आउट। ही सेड दैट इफ यू टेक अ लूप विच पासेस थ्रू द कैपेसिटर रीजन, ये जो रीजन है इसके थ्रू अगर आपका लूप पास हो जाएगा ना, तो आपके पास आई का टर्म ही नहीं आएगा, और अगर आई का टर्म नहीं आएगा तो आपका RHS जो है वो जीरो हो जाएगा। आप LHS, इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट डी एल, वो जीरो नहीं हो रहा है क्योंकि P पे मैग्नेटिक फील्ड तो है ही है। तो आप B डॉट डी एल कर रहे हो, तो जब आप एक लूप लेके कर रहे हो तब आपके RHS से म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड आ रहा है जब अपन ने सर्कुलर लूप लिया। लेकिन जैसे ही पॉट शेप लूप ले रहा हूं, वही RHS अब सडनली क्या बन जा रहा है, जीरो। ये इरेगुलरिटी है। मैक्सवेल ने बोला यार अलग अलग लूप लेते हैं तो आंसर तो एक ही आना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है कि सेकेंड लूप ले रहा हूं मैं तब मेरा आंसर RHS का जीरो हो जा रहा है। उसका बहुत ऑब्वियस रीजन था, क्योंकि देयर इज अ डिसकंटिन्यूटी इन द फ्लो ऑफ करंट। यू कैन सी करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस, there is a discontinuity and after here there is also current flow। तो यहाँ पे भी कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है, यहाँ पे भी कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है, बीच में डिसकंटिन्यूटी है। और अगर डिसकंटिन्यूटी के रीजन में आप एम्पियर लॉ लगाने चले जाओगे तो एम्पियर लॉ फ्लॉप हो जाएगा। ये मैक्सवेल ने इरेगुलरिटी पॉइंट आउट की और इस इरेगुलरिटी को उसने सॉल्व किया। उसने क्या बोला कि जहां पे भी डिसकंटिन्यूटी आती है, तो हमारे सिलेबस में डिसकंटिन्यूटी सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर के बीच में ही आती है, बाकी इंडक्टर और रेजिस्टेंस में कभी भी डिसकंटिन्यूटी नहीं होती। जहां जहां पे फ्लो ऑफ करंट में डिसकंटिन्यूटी आती है, मैक्सवेल ने आर्ग्यू किया कि वहां पे कोई एक टर्म होना चाहिए जो आई का फॉर्म ले, तभी तो एम्पियर लॉ करेक्टली एप्लीकेबल होगा। मैक्सवेल ने ये बोला कि कोई एक ऐसा टर्म होना चाहिए जो आई का फॉर्म ले, यानी उसका काम करंट का ही होना चाहिए, चाहे वो खुद करंट नहीं हो, लेकिन उसका काम क्या होना चाहिए, करंट के जैसा काम होना चाहिए, ताकि मैं RHS में एम्पियर ने जो आई एनक्लोज दिया उसके साथ में एक और टर्म को इंक्लूड कर पाऊं। और वो टर्म का काम क्या होगा, जहां जहां पे डिसकंटिन्यूटी आएगी तब वो वाला टर्म एक्टिव हो जाएगा।
जब जब कंटिन्यूटी है तब तब वो वाला टर्म इनएक्टिव है। आई एनक्लोज्ड यानी कंडक्शन करंट, इस करंट को हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन करंट, वो एक्टिव रहेगा। लेकिन जैसे ही डिसकंटिन्यूटी आएगी कंडक्शन करंट जीरो हो जाता है, बीच में कोई कंडक्शन करंट नहीं है, तो कोई नया टर्म आना चाहिए जो उस कंडक्शन करंट का फॉर्म ले। काम उसका करंट का होना चाहिए, भले ही खुद करंट ना हो, लेकिन काम क्या होना चाहिए, करंट का होना चाहिए। तो कैसे निकाला मैक्सवेल ने, मैं आपको बताता हूं। मैक्सवेल ने बोला अगर मैं बीच में, अगर आप देखो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, मैक्सवेल ने बोला बीच में अगर मैं ये निकाल लूं डी फाई ई बाई डी टी यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो वो क्या होता है, तो वो होगा डी बाई डी टी में बाहर रखता हूं, फ्लक्स को लिखता हूं ई ए कॉस थीटा 1 होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, तो कॉस थीटा 1 हो जाएगा। ई ए, ई क्या होता है, बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स, तो बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स ई का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो सिग्मा इंटू ए कितना हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट को बाहर निकालो तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई डी टी, ये रहा वो करंट का टर्म। मैक्सवेल ने बोला कि कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में जो पार्ट करंट का रोल एक्ट करता है वो ये डी क्यू बाई डी टी है, और उस कैपेसिटर के बीच में अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो कंडक्शन करंट, वो एम्पियर वाला आई एनक्लोज्ड नहीं ले सकते क्योंकि वो तो जीरो हो जाएगा। बीच में अगर आपको निकालनी है तब आप ये वाला टर्म ले लो, ये टर्म भी करंट का ही टर्म है। डी क्यू बाई डी टी क्या होता है, करंट के यूनिटी है, पर इसकी जो वैल्यू है वो क्या निकलती है, तो आप देखो वो एप्सिलॉन नॉट यहां आ जाएगा, यानी एप्सिलॉन नॉट इनटू डी फाई ई बाई डी टी। दिस इज it is not current, right? You can see it is not current. This is not the flow of charge per unit time. This is just dq by dt. तो ये क्या है, it plays, please understand, it plays the role of current, right? It plays the role of current. ये करंट का रोल प्ले कर रहा है, करंट नहीं है। एप्सिलॉन नॉट इनटू डी फाई बाई डी टी करंट नहीं है, लेकिन इसका यूनिट क्या है भाई, यूनिट तो एम्पियर है, तो ये करंट का रोल प्ले करेगा, ये खुद करंट नहीं है। इसका काम क्या होगा, इसका काम ये होगा कि जब भी आप कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो तो आप इसको लोगे, अब बाहर निकालना चाहते हो तब आप एम्पियर के लॉ को लगाओगे, आई एनक्लोज निकालोगे। तो इस टर्म को मैक्सवेल ने नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या नाम दिया, डिस्प्लेसमेंट करंट। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, डिस्प्लेसमेंट करंट इज नॉट करंट, it just plays the role of current. It is used whenever you see a discontinuity, right? I hope it is clear, very simple to understand. So the formula for displacement current हम लोगों ने निकाल दिया, so the formula is epsilon naught d phi E by dt. So Maxwell argued that we should not write the form of ampere because that is incomplete. Maxwell ने बोला फॉर्मूला हमें ऐसे लिखना चाहिए, IC plus ID. This is the modified form of Ampere law, also called as the Ampere-Maxwell law. Ampere-Maxwell law. This is the modified form. It is known as the Ampere-Maxwell law. इसका मतलब जब भी आप अभी से क्या करोगे, म्यू नॉट टाइम्स IC प्लस ID. IC क्या है, सो IC इज द कंडक्शन करंट, दिस इज एक्चुअल करंट, दिस इज व्हाट फ्लोज इन द सर्किट. व्हाट इज ID, सो ID इज नॉट कंडक्शन करंट, ID इज द displacement current. It has the unit of current, but it is not current exactly, but it is used to find out the magnetic field between the plates of capacitor. If I take now you see, now the things become clearer, because if I now take the first circular loop, सिर्फ बाहर वाला सर्कुलर लूप लेता हूं तो एम्पियर का लॉ कैसा दिखता है, तो इन दैट केस यानी इसको मैं लूप 1 बोलता हूं अगर, तो लूप 1 में हमको क्या मिलता है, इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स IC, क्योंकि कंडक्शन करंट जो है वो वायर में फ्लो कर रहा है, लूप के थ्रू कंडक्शन करंट आ रहा है। अगर आप कैपेसिटर के बीच का लूप लोगे तो कंडक्शन करंट गायब हो जाएगा, कौन सा करंट आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट, और बाहर हो तो डिस्प्लेसमेंट करंट गायब हो जाएगा, कौन सा करंट आ जाएगा, कंडक्शन करंट। तो मैक्सवेल ने बोला देखो अगर मैंने लूप 1 लिया, बाहर वाला सर्कुलर लूप, तो फॉर्मूला ऐसा बना। अगर मैं लूप 2 लूंगा, वो पॉट शेप लूंगा, तो इस केस में क्या हो जाएगा, कंडक्शन करंट जीरो हो जाएगा, लेकिन कंडक्शन करंट की जगह डिस्प्लेसमेंट करंट आ जाएगा, जो हमें फिर से वही आंसर दे देगा जो पहले लूप को लेके हमको आया था। यानी अगर हम पहले लूप को लेंगे तो हमें आंसर मिलेगा, सेकेंड लूप को लेंगे तो भी हमें आंसर मिलेगा, पहले लूप को लेंगे तब कंडक्शन करंट लेंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं होगा, अंदर वाले लूप को लेंगे तब डिस्प्लेसमेंट करंट लेंगे, कंडक्शन करंट नहीं होगा। और मैक्सवेल ने बोला कि दोनों से आंसर सेम ही आते हैं,
अब जीरो नहीं आ रहा क्योंकि अब डिस्प्लेसमेंट करंट का टर्म आ गया, और अगर दोनों से आंसर सेम आ रहे हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू एक ही होती है हमेशा। कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू क्या होती है? हमेशा एक ही होती है। तो बहुत बार क्या होता है, आपको पूछा जाता है डिस्प्लेसमेंट करंट निकालो, ये आप समझ जाना डिस्प्लेसमेंट करंट यानी कंडक्शन करंट ही है, वहाँ से भी निकाल सकते हो। अगर मैं आपको बोलूँ कैपेसिटर के इस सर्किट में एक इंस्टेंस पे करंट जो है वो 0.2 एम्पियर है, तो उस इंस्टेंस पे डिस्प्लेसमेंट करंट कितना होगा? तो आप बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट करंट भी 0.2 एम्पियर है। So I hope you are clear. Please keep in mind the formula of displacement current. This is the first very important formula, epsilon naught into d phi by dt. Also remember the modified form. This is very important to remember. RHS becomes not mu naught times only IC. It becomes mu naught times IC plus ID. And the third thing, please remember that IC and ID are always equal. Conduction current and displacement current are always equal. मैं तो ऐसा बोलता हूँ यार मैक्सवेल का तो सेटिंग ही था। मैक्सवेल ने सिर्फ इतना इंश्योर किया कि कैपेसिटर के बीच में आंसर निकालना है, तो अब एक नया टर्म ले लो, यही करंट को उसको लेना था अंदर, बट वो क्या किया, उसने बोल दिया कि देखो आप ये करंट को तो ले नहीं सकते क्योंकि लूप के अंदर से तो वो करंट पास नहीं हो रहा, तो फिर उसने नया टर्म इजाद किया, नया टर्म बनाया। क्या बनाया? डिस्प्लेसमेंट करंट। काम करंट का, नाम डिस्प्लेसमेंट करंट। इज इट करंट इन रियलिटी? द आंसर इज नो, इट इज नॉट करंट, इट इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट, just a concept. It is epsilon naught multiplied by d phi E by dt, that's it. But what is this concept used for? It is used in place of conduction current if you want to find out the magnetic field in between the plates of capacitor. That is the use, and hence please understand conduction current and displacement current are always going to be equal. So these things keep in your mind. अच्छे से नोट कर लेना। इसके ऊपर जल्दी से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है बोल रहा है कि कैपेसिटर दिख रहा है आपको, दो सर्कुलर प्लेट्स हैं, रेडियस गिवन है हमको, 5 mm का डिस्टेंस है दोनों के बीच में। कैपेसिटर इज बीइंग चार्ज्ड बाय एन एक्सटर्नल सोर्स, द चार्जिंग करंट इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू 0.15 एम्पियर। अब हमेशा याद रखो जब भी आप कैपेसिटर को चार्ज करते हो ना, तो कैपेसिटर के ऊपर जो करंट है वो चेंज होता रहता है। ये केस में उसने बोला है कि उसने इंश्योर किया है कि वो चार्जिंग करंट को कांस्टेंट रख रहा है, यानी इस केस में करंट चेंज ही नहीं हो रहा है। यानी मैं बोल सकता हूं अगर चार्जिंग करंट जो हमें दिया हुआ है वो बेसिकली कंडक्शन करंट है, कितना हो गया कंडक्शन करंट? 0.15 एम्पियर। तो कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट हमेशा सेम होते हैं, तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट करंट भी कितना होगा? 0.15 एम्पियर। हमें ये 3 चीजें पूछी है निकालने के लिए, उसमें बी पार्ट आप देख लो लिखा है ऑब्टेन द डिस्प्लेसमेंट करंट, वो तो सीधा मेरे पास आंसर आ गया 0.15 एम्पियर। देखिए कितना सिंपल था। पहले पार्ट को देखते क्या बोलता है कैलकुलेट द कैपेसिटेंस। अब ये पार्ट तो यार मैं सॉल्व नहीं करने वाला, तो मैं सिर्फ आपको फॉर्मूला दे देता हूं, तो सी हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, यहां से कैपेसिटेंस मिल जाएगा, एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस यानी वो हमसे डीवी बाई डी टी पूछ रहा है। तो dv बाई डी टी निकालना बहुत सिंपल है। आप देखो q क्या होता है, तो भाई q होता है cv, मारो डिफरेंशिएट दोनों तरफ, तो ये बन जाएगा dq बाई डी टी इक्वल टू में c तो कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ मिल जाएगा dv बाई डी टी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज मिल गया हमको, dv बाई डी टी हो जाएगा 1/c इंटू डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू बाई डी टी यानी क्या हुआ? कंडक्शन करंट बोलो या डिस्प्लेसमेंट करंट बोलो, हम डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं क्योंकि वो एक्चुअल नाम हुआ उसका। ये देखो ये क्यू कौन सा है? कैपेसिटर के ऊपर का चार्ज है, तो वो डी क्यू बाई डी टी को हम डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। आपने कंडक्शन करंट बोल दिया तो भी गलत नहीं है क्योंकि दोनों सेम होते हैं, बस वैल्यूज पुट कर लो तो आपको डी वी बाई डी टी का जो टर्म है वो भी आपको ईजिली मिल जाएगा। थर्ड देखो, इज किरचॉफ लॉ रूल वैलिड एट ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर? तो देखो ये ए आंसर हो गया, ये बी आंसर हो गया। सी में बोलता है किरचॉफ लॉ वैलिड है, तो हाँ भाई बिल्कुल वैलिड है, बट क्या है, यू हैव टू कंसीडर आईडी एंड आईसी बोथ। अभी हमने मैक्सवेल के लॉ को पढ़ा, मैक्सवेल ने बोला अगर सिर्फ आप आईसी कंसीडर करते हो यानी सिर्फ वायर के थ्रू का करंट कंसीडर करते हो तो फिर गड़बड़ हो सकती है, तो आपको क्या कंसीडर करने का? साथ में डिस्प्लेसमेंट करंट। तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करंट करते हो तो आपको किरचॉफ लॉ वैलिड हो जाएगा, नहीं तो किरचॉफ लॉ भी वैलिड नहीं होता। आप देखो कैसे, जैसे ये कैपेसिटर की प्लेट है, यहाँ से आईसी आया, अब कहाँ गया? करंट खत्म हो गया, तो हम बोलते हैं नहीं यहाँ पे आईसी आया और यही आईसी ने अंदर कौन सा फॉर्म ले लिया? तो यही आईसी ने अंदर जो फॉर्म ले लिया वो आईडी है, तो उसने अंदर आईडी का फॉर्म ले लिया, तो आईसी इक्वल टू आईडी हो गया। पढ़ा है ना, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, तो वो लगा पाएंगे। तो किरचॉफ लॉ कब लगा सकते हैं? जब हम इफेक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट को भी कंसीडर करते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 100 ओम रेजिस्टेंस एंड अ कैपेसिटर ऑफ 100 ओम रिएक्टेंस। देखो क्या क्या दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 100 ओम का, यानी आर दिया हुआ है 100 ओम,
कैपेसिटेंस का कैपेसिटिव रिएक्टेंस दिया हुआ है 100 ओम, यानी यहाँ से पहले मैं इंपिडेंस निकाल देता हूँ, तो इंपिडेंस लगाएंगे रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, द आंसर विल कम आउट टू बी 100√2 ओम्स। ठीक है, तो ये टोटल इंपिडेंस है सर्किट का, एसी सर्किट है, और कितना कनेक्ट किया हुआ है सीरीज में, 220 वोल्ट का सोर्स लगाया हुआ है, यानी VRMS जो है वो हमको 220 वोल्ट्स दिया हुआ है। बोलता है व्हेन द कैपेसिटर इज 50% चार्ज, पीक वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। अब देखो क्या है यार, ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है ना, ये तो अपना नॉर्मल कंडक्शन करंट होता है, उसमें कोई लेना देना नहीं है कैपेसिटर कितना चार्ज हुआ है, 50% चार्ज हुआ है, 25% चार्ज हुआ है, मेरे को कुछ नहीं देखना। देखो नीट का प्रीवियस ईयर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं ये देखता हूं कि सर्किट के अंदर करंट कितना फ्लो कर रहा है, पहले वो निकाल लेते हैं। तो हमने पढ़ा हुआ है करंट होता है V/Z। अब ये करंट कौन सा हुआ, RMS, मुझे मैक्सिमम करंट चाहिए, यानी कंडक्शन करंट निकाल रहा हूं मैं मैक्सिमम, तो वो क्या होता है √2 टाइम्स IRMS, यानी √2 इंटू V/Z। ठीक है ना, तो लगा देते हैं √2, V की वैल्यू कितनी दी हुई है, ध्यान से देखो 220, Z की वैल्यू कितनी है, तो Z की वैल्यू है 100√2, तो √2 कटा √2 से, यहाँ से मुझे मैक्सिमम करंट जो सर्किट में फ्लो करेगा, Imax जिसको हम बोलते हैं, वो है 2.2 एम्पियर। अब ये करंट क्या है, ये करंट है मैक्सिमम करंट जो कि सर्किट में फ्लो करेगा, यानी ये करंट कौन सा हुआ, मैक्सिमम कंडक्शन करंट। ठीक है, मैक्सिमम कंडक्शन करंट। अगर मैक्सिमम कंडक्शन करंट गिवन है तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करंट भी निकाल लेंगे, दोनों सेम होते हैं, तो यही वैल्यू जो है वो हमारी डिस्प्लेसमेंट करंट की पीक वैल्यू है। देखो अगर RMS पूछता डिस्प्लेसमेंट करंट का तो हम सिर्फ V/Z निकाल लेते, उसने पीक वैल्यू पूछा तो पीक वैल्यू ये होगा। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो 50% चार्ज देखते हैं तो वो फिर वैल्यू को 50% करते हैं, ये नहीं करना यार। एसी सर्किट में लगाओगे कैपेसिटर तो चार्ज डिस्चार्ज होता रहेगा, उससे करंट, सर्किट का करंट थोड़ी नहीं बदलेगा। सर्किट के करंट को निकाल के उसकी पीक वैल्यू निकाल लोगे तो आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कंडक्शन करंट मिल जाएगा, वही वैल्यू होगी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। सो द करेक्ट आंसर इन दिस पार्ट इज गोइंग टू बी 2.2 एम्पियर्स। मूविंग फर्दर, an expression for the magnetic field strength B at a point between the capacitor plates। देखो दो कैपेसिटर प्लेट्स है, इनका रेडियस हमको R दिया हुआ है, और बोलता है B को एक्सप्रेस करो in the terms of rate of change of electric field strength, that is dE/dt। you can see very obviously the answer will be B, क्योंकि एक ही ऑप्शन है जिसमें dE/dt आ रहा है, तो मेरा टारगेट रहेगा कि मैं आपको डेरिवेशन समझाऊं। तो देखो कभी भी ऐसा बीच में निकालना होता है ना मैग्नेटिक फील्ड B, तो हम लगाते हैं एम्पियर का ही लॉ, लेकिन मॉडिफाइड फॉर्म लगाते हैं। तो देखो LHS ऐसा कुछ दिखेगा, इंटीग्रेशन ऑफ B.dl, और RHS में क्या हो जाएगा, तो RHS में म्यू नॉट टाइम्स IC प्लस ID होता है, तो IC चला जाएगा क्योंकि बिटवीन द प्लेट्स देयर इज नो कंडक्शन करंट, ओनली डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा। अब LHS बहुत सिंपल है, आप देखो ये लूप जब लोगे आप, ऐसा सर्कुलर लूप है तो मैग्नेटिक फील्ड भी सर्कुलर है, और मतलब टेंजेंट बनाओगे, और DL भी पैरेलल है, यानी B.dl हो जाएगा BDL cos 0, तो मैं इसको लिख दूंगा इंटीग्रेशन में BDL। ठीक है, और RHS में क्या आएगा, तो अब देखो ID लिखना है, तो वैसे ID तो कंडक्शन करंट होता है, लेकिन उसने हमको dE/dt के टर्म्स में बोला है, तो मैं ID का ओरिजिनल डेफिनेशन पुट करूंगा। ओरिजिनल डेफिनेशन होता था एप्सिलॉन नॉट इंटू d∅E/dt। याद करो, दिस वॉज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, एप्सिलॉन नॉट इंटू d∅E/dt। वी विल सॉल्व इट फर्दर, B बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ द एम्पीरियन लूप, आप देखो ये एम्पीरियन लूप का रेडियस R है, पूरा इंटीग्रेट करोगे लूप को ओवर द लेंथ, तो क्या मिलेगा, तो मिलेगा 2πr। ठीक है, अब मुझे फाई नहीं चाहिए क्योंकि उसने इलेक्ट्रिक फील्ड में मांगा है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, EA, तो A को निकालो बाहर, तो A बाहर आ जाएगा, यानी म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट A dE/dt। अब ये एरिया किसकी होगी, तो ये एरिया होगी कि कितनी फ्लक्स पास हो रही है, तो वो एरिया इसका लेना पड़ेगा, गॉसियन लूप का, सॉरी एम्पीरियन लूप का। तो एम्पीरियन लूप का एरिया कितना है, πr², तो आपको B इंटू 2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स एप्सिलॉन नॉट टाइम्स πr² dE/dt मिल जाएगा। यहाँ से एक r कटेगा, एक पाई कटेगा, बाकी को आप रीअरेंज करोगे, सो विल एंड अप गेटिंग ऑप्शन B। वेरी गुड क्वेश्चन, हाउ टू अप्लाई द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर मैक्सवेल लॉ इनटू द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। होप द क्वेश्चन इज क्लियर, अच्छे से नोट कर लेना। आगे चलते हैं। Magnetic field between the plates of capacitor where small r is less than capital R. Now the question is not very clearly given to you, so I'll just make you understand what it exactly meant. वो ऐसा बोल रहा है कि आपके पास दो कैपेसिटर प्लेट्स हैं, ठीक है, ऐसे दो कैपेसिटर प्लेट्स है, इनका रेडियस कितना दिया हुआ है आपको, तो रेडियस कैपिटल R दिया हुआ है। वो आपको बोलता है कि मैग्नेटिक फील्ड निकालो
जहाँ पे जैसे तो देखो ये उसकी एक्सिस है, अब वो आपको क्या बोल रहा है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल के दो, यहाँ कहीं पे। तो ये वाला जो गॉसियन लूप बनेगा, इस गॉसियन लूप का रेडियस कितना लेंगे, स्मॉल आर, और बोल रहा है स्मॉल आर जो है वो लेस देन कैपिटल आर है। इसका मतलब कि आपको जिस पॉइंट पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, इस पॉइंट पी पे निकालना है, उस पॉइंट पी के थ्रू जो गॉसियन लूप बन रहा है उसका जो रेडियस है वो प्लेट्स की रेडियस से कम है। देखो टोटल 3 केस हो सकते हैं, उस गॉसियन लूप का रेडियस प्लेट के रेडियस जितना हो, प्लेट के रेडियस से कम हो, या प्लेट के रेडियस से ज़्यादा हो। तो प्लेट के रेडियस जितना हो वैसा मैं क्वेश्चन आपको अभी करवा चुका। अभी क्या करवा रहा हूँ कि प्लेट्स के रेडियस से कम है, तो अगेन भाई मॉडिफाइड फॉर्म लगाना है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। आप लोग मेरे साथ इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं LHS को सॉल्व कर लूँगा। तो LHS होता है इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL। अगेन B और DL के बीच में एंगल 0 होगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ B DL। फिर मैं B को बाहर निकाल दूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ DL। इस गॉसियन लूप का इंटीग्रेशन ओवर द लेंथ करेंगे तो वो एम्पीरियन लूप का इंटीग्रेशन ओवर द लेंथ करेंगे तो 2πr मिलेगा। तो ये अपना LHS हो गया B इंटू 2πr। अब आते हैं RHS पे। तो RHS होता है म्यू नॉट टाइम्स IC प्लस ID। तो IC 0 हो जाएगा क्योंकि हम प्लेट्स के बीच में हैं, सिर्फ ID आएगा, तो म्यू नॉट टाइम्स ID। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ID किस फॉर्म में होता है, फ्लक्स के फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे एक प्लेट से दूसरे प्लेट के बीच में होती है। अब आप याद करो कि जब आप फॉर्मूला लगाते थे तब उसमें क्या होता था, आई एनक्लोज्ड होता था। तो अब आपको उतना ही करंट को एनक्लोज करना है जो इस लूप के थ्रू जा रहा है। कैसे निकालेंगे, तो हम बोलेंगे कि जो करंट है आई या ID जो भी बोलो, वो पूरे के पूरे कितनी एरिया से पास हो रहा है, तो पाई कैपिटल R स्क्वायर से पास हो रहा है। कहाँ से पास हो रहा है, पाई कैपिटल R स्क्वायर से। लेकिन हमें पूरा का पूरा पाई कैपिटल R स्क्वायर वाला नहीं चाहिए, हमारा तो एम्पीरियन लूप स्मॉल r रेडियस का है, तो पाई स्मॉल r स्क्वायर से कितना। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा I की वैल्यू जो कि हमारे एम्पीरियन लूप के थ्रू पास हो रही है, और वो मिलेगी हमें म्यू नॉट टाइम्स I स्मॉल r स्क्वायर बाय कैपिटल R स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ऐसा बनेगा, अब इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो ये हो जाएगा B इंटू 2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I स्मॉल r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। एक R चला जाएगा R के साथ, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी म्यू नॉट IR अपॉन 2π कैपिटल R स्क्वायर। दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। I hope you understand, right? Imagine what would have happened if the radius would have been equal. तो यहाँ पे अपन कैपिटल R लिखते और यहाँ पे तो पूरा I ही लिखते। क्यों? क्योंकि अगर पूरा एम्पीरियन लूप है तो पूरा का पूरा करंट उसके थ्रू पास हो जाएगा। और अगर रेडियस मतलब इसका रेडियस और बड़ा हो जाता तो यहाँ पे स्मॉल r का स्मॉल r रहता और यहाँ पे भी I का I रहता, क्योंकि पूरा का पूरा करंट उस एम्पीरियन लूप के थ्रू भी पास हो जाता। बट क्योंकि ये एम्पीरियन लूप छोटा था तो पूरा का पूरा करंट पास नहीं होगा। हमें इस रिलेशन से, क्योंकि एरिया के थ्रू करंट पास होता है, इस रिलेशन से हमें I एनक्लोज्ड निकालना पड़ेगा और यहाँ से हमें इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मिल जाएगा। द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए। आई होप इट इज क्लियर। आगे चलते हैं। The magnetic field at a point between the plates of a capacitor at a perpendicular distance capital R from the axis of the capacitor of the plate radius capital R। देखो अभी ये क्वेश्चन आ गया, इसमें क्या बोल रहा है कि आपका जो प्लेट का रेडियस है और आपको जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उससे जो एम्पीरियन लूप बन रहा है, जैसे आपको बोल रहा है ये पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो इससे जो एम्पीरियन लूप बन रहा है उसका रेडियस भी कैपिटल R है, इसका रेडियस भी कैपिटल R है। तो बोलता है बताओ इस केस में उस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया, क्योंकि इंटीग्रेशन में जो B डॉट DL होता था, मैं अभी डायरेक्टली लिख देता हूँ, वो तो हो जाएगा B इंटू 2πr और इस बार जो रेडियस है गॉसियन एम्पीरियन लूप का वो कैपिटल R ही है, तो हो जाएगा B इंटू 2πr। RHS में होता है म्यू नॉट टाइम्स ID एनक्लोज्ड। तो ID तो पूरा ही एनक्लोज होगा क्योंकि पूरा करंट जो है वो हमारे एम्पीरियन लूप के थ्रू पास हो रहा है, पूरी मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो डिस्प्लेसमेंट करंट की ओरिजिन होती है। तो पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है तो ऐसा मान लोगे पूरा डिस्प्लेसमेंट करंट भी पास हो रहा है, तो RHS तो म्यू नॉट ID रहेगा। बस अब इन दोनों को कंपेयर कर लो तो आपको सीधा आंसर मिल जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट ID बाई 2πr। वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी इजी। आगे चलते हैं। This is a question which is based out of NCERT. A parallel plate capacitor with circular plates। तो देखो ये साइड व्यू दे रहा है, ये सर्कुलर प्लेट्स है, ऐसे गोल प्लेट है, ऐसे आपको दिखा रहा है और बोलता है कि उसमें
रेडियस 1 मीटर है, कैपेसिटेंस 1 नैनो फैरेड है। t इक्वल टू 0 पे इट इज कनेक्टेड फॉर चार्जिंग इन सीरीज विद अ रेजिस्टेंस, तो इसको रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया हुआ है, 1 मेगा ओम का है, 2 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की है। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, ये पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड बोल रहा है निकालने के लिए, हाफ वे बिटवीन द सेंटर एंड एवरीथिंग आफ्टर दिस टाइम, राइट। ये टाइम दिया हुआ है हमको और Q का इक्वेशन दिया हुआ है, और ये जो Q का इक्वेशन है ये आप सब पढ़ चुके हो। Q है CV इंटू 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाई टाउ, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो ये Q के इक्वेशन से सबसे पहला काम मैं आपको समझा देता हूँ करना क्या है, बाकी क्वेश्चन फिर आप खुद से कर लेना। हम क्या करेंगे, हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। अगर आप देखो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, इसका रेडियस जो है 0.5 है और टोटल रेडियस जो है सर्कुलर प्लेट का वो 1 मीटर है, यानी इसका रेडियस हाफ मीटर है, पूरा रेडियस 1 मीटर है। अगर मैं इसके थ्रू गॉसियन सरफेस बनाता हूँ, ठीक है, तो मैं ये लगाऊंगा इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ID। ध्यान से देखना, तो अगेन ये B डॉट dl क्या हो जाएगा, तो B डॉट dl हो जाएगा B इंटू 2 पाई R। R क्या होगा, तो R लेंगे 0.5, हमारा जो एम्पीरियन लूप है उसका रेडियस होता है, तो हमारा एम्पीरियन लूप P से पास हो रहा है और P 0.5 मीटर पे है सेंटर से, तो R भी 0.5 होगा, इक्वल टू में आ जाएगा म्यू नॉट टाइम्स। अब ID को क्या लेने का है, तो ID एनक्लोज लेना पड़ेगा। अब आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ से देखो, मैं एक अलग कलर से ले लेता हूँ, यहाँ से देखो क्या होने वाला है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कंप्लीटली जाने वाली है। आप देख रहे हैं ब्लू कलर से कुछ ही पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का जाएगा, तो उतना ही आई एनक्लोज्ड आएगा। तो अभी मैंने आपको बताया था, इधर भी वही लगाएंगे, क्या लगाएंगे कि जो आई डी है वो पूरी एरिया यानी पाई R स्क्वायर R1 है, इससे पास हो रहा है, बट हमारा जो एम्पीरियन लूप है उसका रेडियस हाफ है, तो उससे कितना पास होगा, तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा ID बाई 4, इतना करंट पास होगा। ठीक है, तो इसी को हम डाल देंगे RHS के ID में, यानी ID बाई 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें B की वैल्यू मिल जा रही है, B की वैल्यू आ रही है म्यू नॉट टाइम्स ID बाई 8 पाई R की वैल्यू दी हुई है 0.5। ठीक है, R इज द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द एम्पीरियन लूप, तो वो 0.5 है। तो यहाँ से हमको मिल जाता है म्यू नॉट टाइम्स ID अपॉन 4 पाई। ठीक है, ये हो गया हमारा B का वैल्यू। तो म्यू नॉट पता है, 4 पाई पता है, ID नहीं पता। ID यानी डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं पता। तो डिस्प्लेसमेंट करंट निकालने के लिए उसने हमको एक हिंट दी है, ये फॉर्मूला दिया है Q का, और ये Q क्या है, इस Q को डिफरेंशिएट करेंगे तो कंडक्शन करंट मिल जाएगा। कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट एक ही बात होती है। ये इस Q को डिफरेंशिएट करो तो सोचो डिस्प्लेसमेंट करंट मिल जाएगा, डिफरेंशिएट मार दो इसको तो ये मिल जाएगा आपको डिस्प्लेसमेंट करंट, वो हो जाएगा dq बाई dt। और वो dq बाई dt कैसे निकलेगा, तो ये तो CV कांस्टेंट है, 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस रहेगा, E का डिफरेंशिएशन एज इट इज माइनस टी बाई टाउ, और माइनस टी बाई टाउ का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई टाउ, तो माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा हमको टाउ। बस अब इन वैल्यूज़ को पुट कर देना, जैसे मैं सिर्फ वैल्यूज़ पुट करके आपको दे देता हूँ। C की वैल्यू दी हुई है 1 नैनो फैरेड यानी 10 टू द पावर माइनस 9, V की वैल्यू दी हुई है हमको 2 वोल्ट्स, E का पावर माइनस टी बाई टाउ, टाउ निकालना पड़ेगा, टाउ होता है CR, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा 10 का पावर माइनस 3, है ना, नैनो 10 टू द पावर माइनस 9, मेगा 10 टू द पावर 6, तो टाउ की वैल्यू है 10 टू द पावर माइनस 3, T भी दिया हुआ है 10 टू द पावर माइनस 3, तो दोनों कट जाएंगे, E का पावर आएगा माइनस 1, और अपॉन में हमारे है टाउ, टाउ की वैल्यू है 10 टू द पावर माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या मिल रहा है, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 अपॉन E, ये मिल गया हमको डिस्प्लेसमेंट करंट। इस डिस्प्लेसमेंट करंट को उठा के यहाँ डाल दो और उसको सॉल्व कर दो। ऑफ कोर्स जेई नीट में अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो थोड़ी वैल्यूज इजी दी होगी या कुछ वैल्यू का डायरेक्ट आंसर दिया होगा कि ये इक्वल टू ये होता है, तो आप इजीली सॉल्व कर पाओ। अदरवाइज इसको वहाँ पुट करके आपको अप्रॉक्सीमेट करना है, क्योंकि देखो म्यू नॉट बाय 4 पाई तो सीधा 10 टू द पावर माइनस 7 ही होता है, तो वो तो बिल्कुल सिंपल हो गया। बस इसको अभी आपको अप्रॉक्सीमेट करना है 2 अपॉन 2.7 को, तो आप अप्रॉक्सीमेट कर लेना कि भाई इसके आसपास आएगा, वैसे आपको आंसर मिल जाएगा। सो दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट अ वंडरफुल क्वेश्चन। आई होप यू हैव नोटेड डाउन द क्वेश्चन वेरी नाइसली, अ वंडरफुल क्वेश्चन अबाउट डिस्प्लेसमेंट करंट फ्रॉम NCERT. So this is the first topic, right? This is what I have taught you in the first topic, that is the displacement current. Hope it is clear. Let us move on to the next topic, that is the characteristic of EM wave. Now characteristic of EM wave. अब देखिए इस टॉपिक के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज मैं आपको लिखाऊंगा, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताऊंगा, आपको अच्छे से सब चीज़ों को नोट करना पड़ेगा, तभी ही जाके ये टॉपिक के ऊपर के क्वेश्चन आपसे इजीली सॉल्व हो पाएंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है
क्योंकि P, जैसे कि P टर्म बोलूँ तो P अपने दिमाग में प्रेशर भी आता है, P हम मोमेंटम भी सोचते हैं, P हम पावर भी सोचते हैं, और ये तीनों चीज़ें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर आता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जब फॉर्मूला याद करते हैं ना तो गड़बड़ कर देते हैं, तो थोड़ा ध्यान से जो जो चीज़ें बताता हूँ सब अच्छे से नोट करते चलना। कुछ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है आपको समझाने के लिए, एक एक करके मैं एक एक चीज़ को आपको समझाता हूँ। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं तो आपको दिखेगा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है बेसिकली इट इज़ कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. Now the special property is that both the fields are going to be perpendicular to each other. यानी electric field and magnetic field are always perpendicular to each other, and they are perpendicular to the direction of propagation. So that is the first thing that I want you to note down, that E is perpendicular to B, which is also perpendicular to direction of propagation. Now this is very important property on which there are lots and lots of question coming in previous year, right? तो इसके लिए क्या है, अपन को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा जो मैं आपको चीज़ बोल रहा हूँ। जैसे कि आप डायग्राम में अगर ध्यान दोगे तो जो प्रोपगेशन का डायरेक्शन है, जैसे सपोज करो जो मैग्नेटिक फील्ड जो वेव है, लाइट है, वो सपोज करो आपकी तरफ आ रही है, ठीक है, तो मैं ये एक्सिस को एक्स एक्सिस बोलता हूँ, तो आपकी तरफ आ रही है वो एक्स एक्सिस है, तो आप देखो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जो है ना वो एक्स हो गया, दिस इज नथिंग बट द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ठीक है। अब जब लाइट आपकी तरफ आ रही होगी तो वेव कैसे आ रही होगी, देखो एक वेव आपके पास ऐसे आएगी ऐसे करके, और एक वेव आपके पास ऐसे आएगी राइट एंगल पे उसके। तो सपोज करो ये वेव इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव है, तो ऐसा आपकी तरफ आ रही है, तो ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, इसको मैंने एक्स बोला, सपोज करो ये वाई है और ये जेड है, ठीक है। तो जो ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है आपकी तरफ, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे, तो आप अपनी तरफ से देखो, जब मैं ऐसा बना रहा हूँ तो आपको साइड से कैसा दिख रहा है, तो आपको साइड से ऐसा दिखेगा। आगे आऊँगा अगर तो वेव आपकी तरफ आएगी ना, आप सिर्फ साइड से देखो तो आपको ऐसा दिखेगा। तो ये कौन से एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रही है, वाई एक्सिस पे, तो वाई डायरेक्शन किसका हुआ, तो वाई डायरेक्शन हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन किसका हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ कैसे आएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड कंपल्सरीली ऐसे आएगी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगी आपकी तरफ। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन तो एक्स है, तो सबको इधर ही आना है, ऐसे ही जाना है, तो ऐसे आएगी आपकी तरफ। तो अब आप अपनी तरफ से देखो तो आपको मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट होती दिखेगी। तो ये वाला डायरेक्शन कौन सा है, तो हमने इसको जेड एक्सिस बोला है अभी के लिए, तो मैग्नेटिक फील्ड किस पे हो गई, जेड एक्सिस पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि हमेशा एक्स वाई जेड में ऐसे ही होगा, बहुत ऑब्वियस है, आप भी समझते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा होगा कि तीनों का डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, हैज टू बी परपेंडिकुलर। दैट इज द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट प्रॉपर्टी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन, मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन आर ऑलवेज एट राइट एंगल विथ ईच अदर। प्लीज नोट डाउन दिस वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. How do I write the equation of wave? So you know this is the form in which I write the equation of every wave, a sin omega t minus kx. Now be very careful, since I have taken the direction of propagation that is coming towards you as the x-axis, positive x-axis, I will write it as omega t minus kx. I hope you remember, positive x-axis में wave होती है तो omega t minus kx आता है, negative x-axis में होती है तो omega t plus kx आता है। तो जो direction of propagation होता है ना, वो आपको ये अंदर वाले टर्म से दिखता है। बात समझ में आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि मैंने आपको वाई एक्सिस पे अभी इस केस के लिए ऑसिलेट करवाई, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिखूंगा, ई वाई लिखूंगा। समझ में आ रहा है, ई वाई लिखूंगा। तो वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ए क्या है, ई नॉट। तो प्लीज नोट डाउन व्हाट इज ई नॉट। सो ई नॉट इज द एम्पलीट्यूड, है ना, एम्पलीट्यूड या ई मैक्स। ई नॉट क्या है, एम्पलीट्यूड है या ई मैक्स है, ठीक है। उसी तरीके से अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मुझे क्या लगाना पड़ेगा, जे कैप, क्योंकि मैंने देखा वो ऑसिलेशन कौन से एक्सिस पे कर रहा था, वाई एक्सिस पे। उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड के लिए कैसे लिखूंगा, तो मैग्नेटिक फील्ड बी जेड लिखूंगा और उसका फॉर्म बनेगा बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स दोनों में सेम आएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी आपकी तरफ आ रही है एक्स डायरेक्शन से, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी तरफ आ रही है एक्स डायरेक्शन से। दोनों की फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ सब सेम होता है। फर्क यह है कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाकी दोनों को देख के हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। आप डायग्राम में भी देख सकते हो, उनकी फ्रीक्वेंसी बोलो, टाइम पीरियड बोलो, लैम्डा बोलो, ओमेगा बोलो, के बोलो, सब आइडेंटिकल होता है। इसीलिए दोनों के ये टर्म साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स
दोनों में आएंगे। बी में हमने के कैप लगाया है क्योंकि हमने बी को कौन से डायरेक्शन में लिया है ऑसिलेट होते हुए, जेड डायरेक्शन में। सो दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ डू यू रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ई का इक्वेशन होगा ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, बी का इक्वेशन होगा बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ध्यान रखना वेक्टर फॉर्म में ई का जो डायरेक्शन होगा उसको लगा देना साथ में। इस केस में जे कैप था इसलिए ई के साथ जे कैप लगाया और बी के साथ के कैप लगाया। ई नॉट और बी नॉट उनके एम्पलीट्यूड है। एसी चैप्टर में आप पढ़ चुके हो एम्पलीट्यूड का मतलब मैक्सिमम होता है, इसलिए मैंने उसको ईएम भी बोला। बहुत बार आपको आरएमएस वैल्यू दी होगी तो आरएमएस से आप कैसे निकालोगे, तो आरएमएस से आप अगर ई नॉट निकालना चाहते हो या ई नॉट से आरएमएस निकालना चाहते हो, क्योंकि ये साइन वेव है तो अपॉन √2 वाला फॉर्मूला यहाँ पे भी लग सकता है। तो ई आरएमएस की वैल्यू होगी ई नॉट बाय √2 और बी आरएमएस की वैल्यू होगी बी नॉट बाय √2। ये बी आरएमएस है, ये ई आरएमएस है, इनकी वैल्यू होगी ई नॉट बाय √2 और बी आरएमएस की वैल्यू होगी बी नॉट बाय √2। बहुत बार होता है वो ऐसा बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड है 120 वोल्ट पर मीटर। अब जब भी वो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है तो बहुत ऑब्वियस है वो आपको आरएमएस देगा। आपने एसी में पढ़ा कोई भी साइनसॉइडल फॉर्म की एक वैल्यू दी होती है तो वो कौन सी वैल्यू होती है, आरएमएस। तो अगर वो आपको बोलता है कि भाई 120 वोल्ट पर मीटर की इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो आरएमएस है। और अगर आपको इक्वेशन बनाना है तो इक्वेशन में तो ई नॉट चाहिए, तो पहले ये रिलेशन निकाल के आप ई नॉट निकालोगे फिर उसको इस इक्वेशन में पुट करोगे। दूसरी चीज ये ओमेगा और के, आई होप यू नो ओमेगा इज नथिंग बट 2 पाई एफ और 2 पाई बाय कैपिटल टी, के इज नथिंग बट 2 पाई बाय लैम्डा विच इज ऑल्सो नोन एज द वेव नंबर, के इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा। आई होप इट इज क्लियर। ये सब चीजें आपने थोड़ी बहुत वेव्स के चैप्टर में भी पढ़ी होगी। द सेकंड पार्ट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट पार्ट वाज हाउ टू राइट द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड फॉर एन ईएम वेव। Please keep in mind all the important points that I told you in that part. Now comes a very important part, that is the speed of EM wave. Now this is very important because in most of the questions you will be required to find out speed of EM wave, and there is not a single formula, right? You know that if EM wave is in air, the speed is 3 into 10 to the power 8. This is very obvious. But if it is in some other medium where you do not know the speed, you can use certain formulas from for certain cases. Say for example, the most common formula that I hope you would remember, that is for a wave is given by f lambda. याद आ रहा है, दिस इज अ वेरी कॉमन फॉर्मूला। यू कैन अप्लाई दिस फॉर साउंड वेव ऑल्सो, यू कैन अप्लाई इट फॉर लाइट वेव ऑल्सो। ईएम वेव भी लाइट है तो एफ लैम्डा तो फॉर्मूला होता ही है। अगर मैं ऊपर नीचे 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 2 पाई एफ, नीचे मल्टीप्लाई कर दिया 2 पाई और लैम्डा को लेके गया नीचे, तो आप देख सकते हो दूसरा फॉर्मूला बनता है ओमेगा बाई के। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दैट सी इज इक्वल टू ओमेगा बाई के। और मैं कैसे याद रखता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ टी है ना, इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ टी को डिवाइड कर दो कोफिशिएंट ऑफ एक्स से, कोफिशिएंट ऑफ टी को किससे डिवाइड कर दो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स से। आप देखो ये फॉर्मूला यहाँ पे भी लिखा हुआ है, सी इज इक्वल टू ओमेगा बाई के। सो द फर्स्ट फॉर्मूला, राइट, आई विल राइट द नंबरिंग ऑल्सो बिकॉज देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फॉर्मूला। फर्स्ट फॉर्मूला फॉर स्पीड इज एफ लैम्डा, f is frequency, lambda is wavelength of light. Second formula is omega by k. Omega is angular frequency and k is the wave number. इनके रेशियो से भी आप स्पीड निकाल सकते हो। इतना ही नहीं, अगर आपको स्पीड निकालना है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अगर आपको नोन हो वहाँ से भी आप c निकाल सकते हो। तो वो फॉर्मूला क्या है, तो वो फॉर्मूला है c इज इक्वल टू ई बाई बी। वेरी इंपॉर्टेंट, ये सेम फॉर्मूला आप मैग्नेटिक इफेक्ट में पढ़ चुके हो एज वेलोसिटी सिलेक्टर। वेलोसिटी सिलेक्टर में भी ये फॉर्मूला आता था v इज इक्वल टू ई बाई बी, तो वहाँ से आप याद कर लो ये फॉर्मूला है c इज इक्वल टू ई बाई बी। अब इसमें e और b क्या होना चाहिए, तो भाई अगर आपने e इंस्टेंटेनियस वैल्यू ले ली इलेक्ट्रिक फील्ड की तो b की भी इंस्टेंटेनियस ले लो, e का एम्पलीट्यूड ले लिया तो b का भी एम्पलीट्यूड ले लो, E का RMS ले लिया तो B का भी RMS ले लो, E का हाफ एवरेज ले लिया तो B का भी हाफ एवरेज ले लो। E का एवरेज नहीं ले सकते क्योंकि E एवरेज 0 होता है, B एवरेज 0 होता है, तो वहाँ पे तो वहाँ से नहीं निकलेगा। बट ऐसी कोई जो भी आप न्यूमरेटर में E को ले रहे हो, इंस्टेंटेनियस ले रहे हो, मैक्सिमम ले रहे हो, RMS ले रहे हो, तो नीचे करस्पॉन्डिंगली सेम चीज़ ले लेना, उससे भी आपको स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ EM वेव मिल सकती है। इतना ही नहीं, ये इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म है, इसका वेक्टर फॉर्म भी हमारे पास है जो कि बहुत काम आएगा आपको डायरेक्शंस निकालने में, वो है E क्रॉस B अपॉन B स्क्वायर। ये सेम आप वेलोसिटी सिलेक्टर में भी पढ़ते हैं, तो ये वेक्टर फॉर्म है, यानी जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होता है वो डायरेक्शन हमेशा E वेक्टर के डायरेक्शन से और B वेक्टर के डायरेक्शन के क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकलना चाहिए, मतलब चाहिए। जैसे कि आप लास्ट एग्जांपल देखेंगे जो मैंने यहाँ पे लिया था, तो यहाँ पे आप देखो E का डायरेक्शन क्या है, J कैप,
और बी का डायरेक्शन क्या है, के कैप। तो जे कैप क्रॉस के कैप जो है ना वही प्रोपगेशन का डायरेक्शन होना चाहिए। तो जे कैप क्रॉस के कैप जो है वो होता है आई कैप। तो प्लस आई कैप यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस यानी प्लस एक्स एक्सिस में प्रोपगेशन होना चाहिए। तो आप देख सकते हो ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखा है, इसका मतलब प्लस एक्सिस में प्रोपगेशन है, करेक्ट है। अगर ये वेरीफाई नहीं होता तो मैंने जो लिखा था ये थ्योरी गलत हो जाती। तो हमेशा आपको ध्यान रखने का कि ये स्पीड, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और वेलोसिटी इस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। दैट इज अनदर फॉर्मूला टू फाइंड आउट द स्पीड, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। उसके अलावा आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज नोट डाउन कि जब ये ऑसिलेट करते हैं ना तो आप देखो जब स्टार्ट होते हैं तो दे आर ऑलवेज इन फेज, यानी जब ई का जीरो आता है तभी बी का जीरो आता है, जब ई मैक्सिमम अटेंड करता है तभी बी मैक्सिमम अटेंड करता है। आप देख सकते हो कि दोनों स्टार्ट होते हैं यहीं से, दोनों का यहाँ पे जीरो आ रहा था। जैसे देखो एक का मैक्सिमम आया तो उसी टाइम पे दूसरे का भी मैक्सिमम आएगा, है ना। एक का मिनिमम आया तो दूसरे का भी मिनिमम आएगा। तो इस तरीके से क्या, दे आर ऑलवेज इन फेज। सो प्लीज कीप इन माइंड दैट in region far away electric field and magnetic field oscillate in phase, right? They will always oscillate in phase and जब भी अपन को ये गिवन है ऑसिलेट करने वाले हैं साथ में ही ना, ऐसे यानी एक का मैक्सिमम तो दूसरे का मैक्सिमम, एक का मिनिमम तो दूसरे का मिनिमम। दैट इज वाई दे विल ऑलवेज ऑसिलेट इन फेज एंड प्लीज वेरी ऑब्वियस दैट दे आर नॉन मैकेनिकल वेव्स, ठीक है। ये बहुत ऑब्वियस ही चीज़ है कि ये नॉन मैकेनिकल वेव्स होती हैं। तो ये 3 फॉर्मूला मैंने आपको लिखा है, आगे भी आएंगे और भी फॉर्मूला, अभी के लिए ये 3 फॉर्मूला को अच्छे से नोट कर लो। अब बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली वेक्टर फॉर्म। Next, another form that is very obvious. I think this is something that you have been doing since childhood because when you are 11th standard you get this in unit dimension and measurement. C का फॉर्मूला होता है, अगर आपको फ्री स्पेस में निकालना है तो 1/√of mu naught epsilon naught. This is another formula, 1/√of mu naught epsilon naught, ठीक है। तो यहाँ से वो डेरिवेशन दिखाया हुआ है कि किस तरीके से होता है, वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो मैच हो जाएगा। अगर फ्री स्पेस में नहीं है, कोई मीडियम में है तो बहुत ऑब्वियस है, म्यू नॉट की जगह म्यू आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आ जाएगा। तो वी का फॉर्मूला बन जाएगा 1/√of mu e। वेरी ऑब्वियस, इसको नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब इसको और इसको मैं रिलेट करूंगा, कैसे करूंगा, देखो वी का फॉर्मूला है ना, इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, म्यू को लिख दिया म्यू नॉट म्यू आर, एप्सिलॉन को लिख दिया एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अब क्या किया, अलग अलग कर दिया, तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट अलग कर दिया, म्यू आर एप्सिलॉन आर अलग कर दिया। अब ये वाला टर्म क्या है, तो ये वाला टर्म तो C है, तो V का फॉर्मूला बन गया C/√of mu r एप्सिलॉन r। तो एक और फॉर्मूला लिखेंगे, तो देखो टोटल 3 फॉर्मूला यहाँ पे दिख रहे हैं। ये फ्री स्पेस में है ना, इसको याद रखेंगे, फ्री स्पेस का फॉर्मूला ये, और ये मीडियम में तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है, 1/√of mu e, और ये भी C/√of mu r एप्सिलॉन r, ठीक है, C/√of mu r एप्सिलॉन r। दिस इज अनदर फॉर्म, ये भी याद कर सकते हैं। अब आपने पढ़ा है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भी पढ़ा है ना, C/μ होता है। तो म्यू यानी ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अपन अभी ईटा लिख देते हैं, C/η होता है। दोनों को कंपेयर करो तो यहाँ से आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी फॉर्मूला मिल जाता है, √of mu r एप्सिलॉन r। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। You can see this is also derived here, mu r epsilon r या mu r into k, where k is the dielectric constant। तो dielectric constant और relative permittivity एक ही बात होती है ना, तो उस तरीके से उसको epsilon r या k कुछ भी लिख सकते हो। तो refractive index का भी फॉर्मूला मिल गया। तो देखो स्पीड के और भी फॉर्मूला आ गए, और साथ साथ में फ्री में एक और फॉर्मूला मिल गया जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है। सो दीज 2 slides डिस्कस्ड अबाउट ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ वेलोसिटी। इतने फॉर्मूला अच्छे से नोट कर लो। आगे चलते हैं। अब आती सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कुछ प्रॉपर्टी है, ट्रांसवर्स वेव होती है, एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी कैरी करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है, फिर मोमेंटम डिलीवर करती है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखिए। मैं इन सब चीज़ों को आपको एक बार मस्त फॉर्मूला के फॉर्म में एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते, तो आप मेरे साथ अच्छे से नोट करते हुए चलना। देखो जो भी लाइट वेव होती है ना, उनके लिए आइंस्टाइन ने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दिया है, E=mc²। यहाँ से है ना आपका पूरे के पूरे फॉर्मूला का डेरिवेशन याद होगा। अगर आपको ये याद है ना, एग्जाम में आप कोई भी फॉर्मूला उधर बैठे बैठे निकाल लोगे। कैसे निकालोगे आप देखो, तो सबसे पहली चीज आप इस फॉर्मूला को ऐसा ब्रेक कर दो, mc/c कर दो, ये मोमेंटम होता है। तो यहाँ से स्मॉल p लिख रहा हूँ, मोमेंटम निकाल लो, E/c होता है।
तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या हो गया, E by c, E is the energy of the light, c is the speed of light. So this is the first formula, momentum. If I want to find out the change in momentum, right, so change in momentum delta p by delta t क्या बन जाएगा, सॉरी delta p कितना बन जाएगा, चेंज इन मोमेंटम चाहिए मुझे, तो मैंने इधर डेल्टा कर दिया, तो यहाँ पे डेल्टा E by c आ जाएगा, ठीक है, ये बन गया अपना चेंज इन मोमेंटम. So change in momentum is the change in energy upon speed of light. If I want to find out the force, I will differentiate on both the side. इसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं on both the side. तो मोमेंटम का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, फोर्स. एनर्जी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सो व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, इट इज पावर. तो पावर को मैं लिख देता हूं पी नॉट, ठीक है, तो पावर हो गया पी नॉट अपॉन सी. वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. Very important to keep in mind. This is the formula for force. Force is nothing but power divided by the speed of light. कैसे निकाला मैंने वो momentum, sorry power नहीं, हाँ power divided by स्पीड ऑफ लाइट. और यहाँ से हमें कभी भी बोलेगा ना कि फोर्स कितनी है एक्सर्ट की, तो आपको लाइट का पावर निकाल लेना है. पावर को सी से डिवाइड कर दो तो फोर्स मिल जाएगा. वाइस वर्सा पावर निकालना है तो फोर्स को सी से मल्टीप्लाई कर दो. अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आता है, बहुत बार हमको पूछा जाता है कि भाई चेंज इन मोमेंटम निकालो, है ना, और क्या बोलता है कि लाइट आई और लाइट फुल्ली एब्जॉर्ब हो गई, ठीक है, तो फुल्ली एब्जॉर्ब हो गई ना, तो ये फॉर्मूला है मोमेंटम का. चेंज इन मोमेंटम निकालना है तो ये, फोर्स निकालना है तो ये. लेकिन अगर वो ऐसा बोलता है कि लाइट फुल्ली रिफ्लेक्ट हो गई, देखो फुल्ली रिफ्लेक्ट हो गई ना तो मोमेंटम डबल हो जाता है, क्योंकि जब फुल्ली एब्जॉर्ब होती है तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है. तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, जीरो माइनस एम वी, यानी एक ही एम वी आया. लेकिन जब रिबाउंड होती है तो आने का एम वी और जाने का एम वी डिफरेंस निकालोगे तो -2 एम वी आएगा, डबल हो जाती है फोर्स. तो कभी भी आपको बोला जाए, यानी ये फॉर्मूला किसका है, प्योर एब्जॉर्प्शन का. अगर अपन को आता है रिफ्लेक्शन हो गया पूरा का पूरा क्या हो गया, रिफ्लेक्शन, तो फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा 2p नॉट बाई सी. क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 2p नॉट बाई सी. चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, या मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 इंटू डेल्टा ई बाई सी. तो यहाँ पे 2 आ जाएगा. तो ये जो फॉर्मूला हमने लिखवाया ये किसके लिए है, फुल एब्जॉर्प्शन, ठीक है, फुल एब्जॉर्प्शन के लिए ये फॉर्मूला है. रिफ्लेक्शन आएगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना. तो आई होप इट इज क्लियर. पहले मैंने E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर से मोमेंटम का इक्वेशन निकाला, फिर मोमेंटम के इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट किया तो फोर्स का इक्वेशन मिल गया. अब फोर्स को एरिया से डिवाइड कर दूंगा, किससे डिवाइड कर दूंगा, एरिया से, तो मिल जाएगा रेडिएशन प्रेशर. तो F को A से डिवाइड करते हैं तो यहां मिल गया मुझे प्रेशर. RHS में पावर को एरिया से डिवाइड करूंगा तो मिलती है इंटेंसिटी. क्या मिलता है, इंटेंसिटी. तो ये हुआ हमारा तीसरा फॉर्मूला. तो मैं फॉर्मूलाज को स्टार मारता जाता हूँ. ये पहला फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, ये दूसरा फॉर्मूला, और ये हो गया अपना तीसरा और very important formula. This is a very important formula. This is how you find out the pressure exerted by the EM wave. So you need to know the intensity. If you know the intensity and you divide it by C, you get the pressure exerted by the EM wave. So these are the first 3 set of formulas that can be easily derived. आपको कभी भी निकालना है तो आप ऐसे करके उसको डिराइव कर सकते हो. आई होप इट इज़ क्लियर. इतना ही नहीं, अगर हम ये सोचें कि इंटेंसिटी निकालने के और भी तरीके हैं, तो इंटेंसिटी कैसे निकाल सकते हैं, तो एक तो है प्रेशर इंटू सी कर दो आप, ये तो आपका एक तरीका है. दूसरा तरीका क्या है, तो थोड़ा इसको आगे लेके चलते हैं, थोड़ा सोचते हैं, थोड़ा एनालाइज करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा. मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ, वहाँ शायद डिराइव भी किया हो. ओके, तो पहले आप ये फॉर्मूला नोट कर लेना और थोड़ी जगह छोड़ देना. मैं आगे एक आध आपको थियरी दिखा के फिर वापस से और भी फॉर्मूलाज को हम डिराइव करेंगे. देखिए ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. नेक्स्ट देखिए क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है ना, उनमें 2 टाइप की एनर्जी डेंसिटी होती है. एक एनर्जी डेंसिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, एक एनर्जी डेंसिटी होती है मैग्नेटिक फील्ड की. तो अगर मुझे टोटल एनर्जी डेंसिटी चाहिए तो टोटल एनर्जी डेंसिटी कैसे मिलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी को ऐड कर दूंगा. ये दोनों आप डेरिवेशन पढ़ चुके हैं, ये कैपेसिटेंस में पढ़ चुके हैं, ये EMI में पढ़ चुके हैं. तो हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर और B²/2 म्यू नॉट. और क्या होता है, ये दोनों के दोनों इक्वल होते हैं. कैसे इक्वल होते हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप इजीली डिराइव कर सकते हो. देखो आपने पढ़ा है कि C होता है E/B, है ना, ये तो आप पढ़ चुके हैं कि C होता है E/B. तो आप क्या करो, B² वाले में या इधर से E निकाल दो, तो E क्या हो गया, CB. इसको उठा के इधर डाल दो, देखो क्या होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट E² है, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट E² क्या हो जाएगा, C² B². अब आप C याद करो क्या होता है, तो C होता है 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट. तो C² क्या हो जाएगा, तो C² हो जाएगा
1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, है ना, तो इंटू बी स्क्वायर हो गया, ये एप्सिलॉन नॉट कट गया, आ गया बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। ये आपके बोर्ड्स का बहुत इंपॉर्टेंट थियरी है, प्रूव करो कि दोनों की एनर्जी डेंसिटी सेम होती है। तो ये ऐसे प्रूव होता है, और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि टोटल एनर्जी डेंसिटी कितनी हो जाएगी, तो एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, या तो इसको मैं लिख सकता हूँ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट, है ना, ये भी निकाल सकता हूँ। तो अगर मेरे पास एक भी टर्म है दोनों में से, सपोज मुझे पास E की वैल्यू है और मुझे एनर्जी डेंसिटी पूछी जाती है, तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी अलग से नहीं निकालनी, दोनों की एनर्जी डेंसिटी सेम होती है। और या तो मैं डायरेक्ट एक की निकाल के इंटू 2 कर दूँ, या तो सीधा फॉर्मूला याद कर लो एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर या बी स्क्वायर बाय 2 बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड व्हाट इज ई एंड बी इन दिस फॉर्मूला। ई एंड बी आर द आरएमएस वैल्यू, नोट कर लो अच्छे से, आरएमएस वैल्यू है, इधर आरएमएस डालना है और कुछ मत डाल देना मैक्सिमम, वो जानबूझ के आपको एम्पलीट्यूड देगा ई का और आप इसमें डाल देते हो। ध्यान रखना ये ई जो है ये ई आरएमएस है, बी जो है वो बी आरएमएस है। अगर मैं कुछ नहीं लिख रहा साथ में, इसका मतलब वो आरएमएस वैल्यू है। बात समझ में आ गई? इस फॉर्मूला को बहुत अच्छे से नोट कर लो, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी डेंसिटी। आई होप इट इज क्लियर। आगे चलता हूं मैं। वेरी इंपॉर्टेंट, द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, जैसा कि मैंने आपको अभी भी आई का फॉर्मूला डिराइव करवाया था, एक प्रेशर इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला पढ़ा था याद करो, प्रेशर इज इक्वल टू आई बाई सी। तो एक तो ये फॉर्मूला जो अपन ने पढ़ लिया, ठीक है। अब दूसरा फॉर्मूला देखते हैं, क्या फॉर्मूला है इंटेंसिटी का ओरिजिनल फॉर्मूला। इंटेंसिटी का ओरिजिनल फॉर्मूला होता है पावर अपॉन एरिया, ठीक है। अब कैसे निकालता हूं मैं, देखो आप लोग किस तरीके से हम करेंगे। तो हम ये बोलेंगे कि यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से जब मुझे यहां से एनर्जी निकाल लूँ, सी दिस इज एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो हमने तो कितना डिस्टेंस कंसीडर किया, सपोज इतना डिस्टेंस हमने कंसीडर किया, लाइट की स्पीड कितनी है c, इतना डिस्टेंस जब हम कंसीडर करते हैं तो टोटल एनर्जी कितनी पास हो रही है। तो टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास एनर्जी डेंसिटी ऑलरेडी है, इसको मल्टीप्लाई कर दो वॉल्यूम से, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया। लेंथ कितना है, तो लेंथ हो जाएगा सी डेल्टा टी, ये गलती से सी लिखा हुआ है, ये सी डेल्टा टी होगा, तो लेंथ हो जाएगा सी डेल्टा टी, क्रॉस सेक्शन एरिया हम लोग ले लेते हैं ए। अब ध्यान से देखो, मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो एनर्जी कितनी है, तो एनर्जी होगा एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो ये निकाल दिया। पर यूनिट टाइम यानी डेल्टा टी, पर यूनिट एरिया यानी ए, तो डेल्टा टी कटा डेल्टा टी से, ए कटा ए से, यहाँ से मुझे इंटेंसिटी का एक न्यू फॉर्मूला मिल गया। इंटेंसिटी होता है रो इंटू सी, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज रो, रो इज द एनर्जी डेंसिटी। रो क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी होता है, ये रहा आई इज इक्वल टू रो इंटू सी, ठीक है, रो इंटू सी। रो क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस स्क्वायर। ध्यान रखना टोटल एनर्जी डेंसिटी की बात हो रही है, तो एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस स्क्वायर इंटू सी, या बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट इंटू सी। आप जैसे भी रो निकालना चाहो, अभी मैंने यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिया था रो का, कि रो का फॉर्मूला क्या होता है, ये रहा ई नॉट एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर या बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट। कोई भी फॉर्मूला लगा के आप एनर्जी डेंसिटी निकाल देना, उस एनर्जी डेंसिटी को अगर आप सी से मल्टीप्लाई करोगे तो मिल जाएगी आपको इंटेंसिटी। सो इंटेंसिटी का दूसरा फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला तो वो रहा इंटेंसिटी इज इक्वल टू प्रेशर इंटू सी, दूसरा फॉर्मूला इंटेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी इंटू सी। अब एक लास्ट फॉर्मूला जो इन दोनों से बन जाता है, सर पहला फॉर्मूला इंटेंसिटी इज इक्वल टू प्रेशर इंटू सी, दूसरा फॉर्मूला इंटेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी इंटू सी। सो आई कैन ऑल्सो से दैट द रेडिएशन प्रेशर एक्सर्टेड बाय लाइट जितना रेडिएशन प्रेशर एक्सर्ट करती है, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू इट्स एनर्जी डेंसिटी। यानी याद कर लो, प्रेशर पी आर इज इक्वल टू रो, दोनों का मतलब एक ही है। तो अगर वो मेरे को बोलता है प्रेशर निकालो, रेडिएशन प्रेशर, तो मैं या तो देखूंगा क्वेश्चन में इंटेंसिटी गिवन है तो मैं इंटेंसिटी को सी से डिवाइड कर दूंगा तो प्रेशर मिल जाएगा, या तो मैं क्या करूंगा एनर्जी डेंसिटी निकाल लूंगा और डायरेक्ट वहाँ से भी मुझे प्रेशर मिल जाएगा। सो दीज आर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। एक बार क्विकली सभी फार्मूला को रिकॉल कर लेते हैं। आप सभी फार्मूला देख लीजिएगा आपने नोट किया कि नहीं किया। सबसे पहला फार्मूला जो अपन को ध्यान रखना है वो ये है कि किस तरीके से इक्वेशन बनाने होते हैं, ठीक है। तो E होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, बी होता है बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और इन तीनों के प्रोपगेशन और मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन जो है वो हमेशा राइट एंगल पे होते हैं। ERMS और BRMS आपको निकालने आना चाहिए। उसके बाद स्पीड के सब फॉर्मूला C इज इक्वल टू एफ लैम्डा ओमेगा बाई के ई बाई बी में E और B को एम्पलीट्यूड ले लो, E और B को RMS ले लो, जो भी लेते हो दोनों को लेकर रेशियो निकालोगे तो हमेशा स्पीड मिलेगी। ये वेक्टर फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्प करेगा हमको डायरेक्शन निकालने के लिए प्रोपगेशन की। और
दूसरा फॉर्मूला जो कि होता है फ्री स्पेस में 1/√μ0ε0, मीडियम में ये फॉर्म दूसरा C/ईटा, ईटा इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला याद रखेंगे, काम की चीज़ है। उसके बाद आते हैं सभी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। तो सबसे पहला फॉर्मूला मोमेंटम E/c होता है, डिफरेंशिएट करो तो फोर्स पावर बाय c होता है, डिवाइड बाय एरिया करो तो प्रेशर इंटेंसिटी बाय c होता है, रिफ्लेक्शन में मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो प्रेशर मिल गया हमको इंटेंसिटी अपॉन c। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है, तो दोनों की इंडिविजुअल एनर्जी डेंसिटीज को ऐड कर दो, दोनों की इंडिविजुअल एक दूसरे के इक्वल होती है, तो टोटल एनर्जी डेंसिटी या तो ε0 E² ले लो या तो B²/μ0 ले लो। प्लीज़ अच्छे से नोट कर लेना, ε0 E² में E और B²/μ0 में B दोनों RMS वैल्यू होती है, उनको एम्पलीट्यूड मत ले लेना, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि किस तरीके से इंटेंसिटी को हम अलग फॉर्म से भी डिराइव कर सकते हैं। अलग तरीके से डिराइव करके इंटेंसिटी का फॉर्मूला आता है एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट। पहले हम डिराइव कर चुके थे इंटेंसिटी इज इक्वल टू प्रेशर इनटू स्पीड ऑफ लाइट, अब नया फॉर्मूला आ गया इंटेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी इनटू स्पीड ऑफ लाइट। इन दोनों से मैं ये बोल सकता हूँ कि रेडिएशन प्रेशर और एनर्जी डेंसिटी भी इक्वल होते हैं, तो ये फॉर्मूला भी हमें याद रख लेने का। अगर वो रेडिएशन प्रेशर पूछता है तो आप समझ जाना वो आपसे एनर्जी डेंसिटी पूछ रहा है, तो एनर्जी डेंसिटी के जो फॉर्मूला पढ़े वो लगा देना, आपको रेडिएशन प्रेशर भी मिल जाएगा। सो दीज आर सम ऑफ द फॉर्मूलाज दैट यू विल हैव टू कीप इन माइंड इन ऑर्डर टू सॉल्व क्वेश्चंस विच आर गोइंग टू बी बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक टॉपिक, एंड दीज क्वेश्चंस आर वेरी कॉमनली आस्क्ड इन एग्जाम। तो चलिए एक एक करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। Find the energy stored in a 120 cm length of a laser beam operating at 6 milliwatt। अब आप ध्यान से देखो आपको इसके अंदर क्या दिया हुआ है, तो आपको ये जो दिया हुआ है ना ये पावर है, यानी हमें पावर पता है 6 मिलीवाट यानी 6 × 10⁻³ वाट। ध्यान से देखो क्या निकालना है, आपको एनर्जी निकालना है। अब एनर्जी का अगर आप फॉर्मूला याद करोगे तो कोई डायरेक्ट फॉर्मूला पावर को रिलेटेड नहीं है, तो बेसिक फॉर्मूला सोचो क्या होता है। एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम, ये फॉर्मूला होता है, सबको पता है, पावर इनटू टाइम। अब टाइम क्या होगा, तो देखो लेंथ दी हुई है और आपको मालूम है ये लाइट की बात हो रही है क्योंकि लेजर लाइट है, तो टाइम निकाल लोगे आप लेंथ अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा पावर इनटू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड को c लिख लेते हैं, बस वैल्यूज पुट करनी है। 6 × 10⁻³ इंटू लेंथ 120 सेंटीमीटर यानी 1.2 अपॉन स्पीड यानी 3 × 10⁸। इसको सॉल्व कर लेंगे हम तो हमें एनर्जी का जो है वो आंसर मिल जाएगा। तो बिल्कुल बेसिक चीज़ थी, ऐसा कोई फॉर्मूला आप अपने आप बना सकते हो अपने जो है, तो जो फॉर्मूलाज मैंने आपको दिए हुए हैं वो प्लस ये फॉर्मूलाज थोड़े से आप बनाओ तो क्वेश्चन जो है वो ईजिली हो जाता है। आगे चलते हैं, फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ सी वेरी केयरफुली, वी हैव बीन आस्क्ड E0 या Emax, ये पूछा गया हमसे in a parallel beam of light of intensity 10 watt/m²। now try to recall the formula of intensity। तो देखो एक तो इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो इनिशियली जो हमने प्रेशर से डिराइव किया था वो प्रेशर इनटू c, तो प्रेशर का नहीं, आपने फिर एंड में देखा था रो इनटू c यानी एनर्जी डेंसिटी इनटू c। अब यहाँ से देखो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्म क्या होता है, तो एनर्जी डेंसिटी होता है ε0 E², याद आ रहा है, ε0 E²। अब E जो है ना वो E RMS है, आपको RMS नहीं चाहिए, आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो RMS को आप क्या लिख दोगे, तो RMS को आप लिख दोगे E0 का स्क्वायर अपॉन √2 का स्क्वायर यानी 2 × c। यहाँ से जो है आपको E0 मिल जाएगा, तो देखो E0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो E0 की वैल्यू हो जाएगी 2i अपॉन ε0 × c का रूट। अब इसके अंदर वैल्यू सब्सटीट्यूट करके सॉल्व करेंगे तो हमें E0 का जो है वो वैल्यू मिल जाएगा। वंडरफुल क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। आई होप यू आर एबल टू रिकॉल ऑल द फॉर्मूलाज दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। आगे चलते हैं, प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेटिंग इन x डायरेक्शन हैज अ वेवलेंथ ऑफ 6 mm। सी वेरी केयरफुली, इट इज प्रोपगेटिंग इन x डायरेक्शन, ठीक है। वेवलेंथ कितनी दी हुई है हमको, 6 mm की वेवलेंथ दी हुई है, तो यहाँ से आप k निकाल लोगे, k होगा 2π/λ यानी 6 mm यानी 10⁻³ यानी आंसर आ जाएगा π/3 × 10⁻³ पर मीटर, है ना, पर मीटर यूनिट होता है इसका। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन वाई डायरेक्शन एंड इट्स मैक्सिमम मैग्नीट्यूड इज 33 वोल्ट पर मीटर यानी E0 दिया हुआ है हमको 33, ठीक है। और write the suitable equation for electric and magnetic field as a function of x and t। so you see you have been given E0, so I can start writing E0 if I want to know what is omega before I start writing, so I'm given k, तो हम ये मान लेंगे कि ये एयर में ट्रैवल कर रही है तो c = ω/k लगा देंगे,
तो ओमेगा मिल जाएगा c यानी 3 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू k कितना है π/3 इंटू 10 टू द पावर 3 है ना। तो यहाँ से हमें 3 कटेगा 3 से, ओमेगा मिलेगा पाई इंटू 10 टू द पावर 11 रेडियन पर सेकेंड। ये ओमेगा मिल गया। अब अपन ई का इक्वेशन लिखते हैं। देखो ई कौन सा डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में है, तो हम लिखेंगे ई वाई, है ना। उसकी मैग्नीट्यूड कितना है, ई नॉट यानी 33 साइन ऑफ ओमेगा टी यानी पाई इंटू 10 टू द पावर 11 टी माइनस के एक्स यानी π/3 इंटू 10 टू द पावर 3 x। क्यों x? क्योंकि प्रोपगेशन का डायरेक्शन क्या दिया हुआ है हमको, x गिवन है ना। x डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। यहाँ से ई वाई मिल गया। अब इसका डायरेक्शन क्या दिया हुआ है, y एक्सिस यानी ये j कैप का है, तो z ऑटोमेटिकली किस में हो जाएगा, k कैप में यानी z एक्सिस में होगा। तो b के फॉर्मूला में हम bz लिखेंगे, पर b का एम्पलीट्यूड कितना है वो नहीं दिया हुआ है, तो इसको यूज करके हम ये इक्वेशन लगा देंगे, c इज इक्वल टू ई नॉट बाई बी नॉट। यहाँ से इजीली जो है वो हमको बी नॉट मिल जाएगा ई नॉट बाई सी, और वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो यार ई नॉट 33 है, सी है 3 इंटू 10 टू द पावर 8, तो यहाँ से हमको मिलता है 11 इंटू 10 टू द पावर -8 टेस्ला। ये मिल गया बी नॉट। तो बी नॉट का इक्वेशन लिख देते हैं, या बी का इक्वेशन लिख देते हैं, तो बी जेड एक्सिस पे होगा क्योंकि तीनों परपेंडिकुलर होते हैं। तो बी जेड इज इक्वल टू बी नॉट यानी 11 इंटू 10 टू द पावर -8 साइन ऑफ अंदर वाला एज इट इज, जो इसमें होता है वही इसमें होता है। आपको पता है कि दोनों के अंदर वाले टर्म ओमेगा टी माइनस के एक्स जो है वो हमेशा आइडेंटिकल होते हैं। तो z एक्सिस पे होगा b, y एक्सिस पे है e, और प्रोपगेशन का डायरेक्शन जो है वो x। इस तरीके से हमने इक्वेशन लिख देना है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, वेरी सिंपल क्वेश्चन। आगे चलते हैं। An electromagnetic wave of intensity 50 watt per meter square enters in a medium of refractive index eta without any loss. The ratio of the magnitude of electric and the ratio of the magnitude of magnetic field of the wave before and after entering the medium are respectively given by. Now in such question, there are sometimes some of the questions which will give some data which is not given in the question. So there is one data which is not given in the question, that the medium that they are talking about is a non-magnetic medium, right? Generally उसको देना चाहिए कि मीडियम जो है वो नॉन मैग्नेटिक है, जैसे कि ग्लास होता है, या जो भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल नहीं होते, तो ग्लास जैसे मोस्टली ग्लास में ही गया होगा, तो जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल नहीं होते वो जनरली नॉन मैग्नेटिक मटेरियल ही होते हैं, और उनका म्यू आर कितना लेना होता है, हमको 1 लेना होता है। ठीक है, तो म्यू आर हम 1 लेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। अब हमें क्या दिया गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईटा है। अगर आप रिकॉल करोगे तो मैंने आपको एक फॉर्मूला कराया ईटा का, वो था रूट ऑफ म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर। तो यानी बेसिकली अगर म्यू आर 1 है तो ईटा कितना है, रूट ऑफ एप्सिलॉन आर, और मैं ये बोल सकता हूँ कि एप्सिलॉन आर कितना है, तो ईटा का स्क्वायर। तो ये एक चीज़ आप अच्छे से ध्यान रख लो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत बार जेईई में आ चुके हैं जहाँ पे म्यू आर के बारे में कोई बात नहीं करते, तो म्यू आर को 1 ले लेने का। तो एप्सिलॉन आर आगे ईटा स्क्वायर, ईटा इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब क्या बोलता है, इंटेंसिटी दी हुई है, मीडियम के अंदर जाता है विदाउट एनी लॉस। इसका मतलब जो इंटेंसिटी उसकी एयर में थी वही इंटेंसिटी उसके मीडियम में भी है। ठीक है, तो अब आप याद करेंगे इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है एनर्जी डेंसिटी इनटू स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, और एनर्जी डेंसिटी होता है एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला लगाता हूं, तो एनर्जी डेंसिटी एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम सी। अब मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, क्योंकि एयर है तो सी है। अब मीडियम के अंदर क्या हो जाएगा, तो देखो एनर्जी डेंसिटी हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू ई डैश का स्क्वायर, ये नया आरएमएस वैल्यू हो गई, तो ये हो गया ई डैश का स्क्वायर। ठीक है, इनटू स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, यानी स्पीड ऑफ लाइट कितनी हो जाती है आपको पता है ना, जब भी मीडियम में जाती है तो स्पीड डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी स्पीड बिकम सी बाई ईटा। तो यहां से आप देखो सी कटेगा सी से, एप्सिलॉन नॉट कटेगा एप्सिलॉन नॉट से। आपको क्या रेशियो पूछा है, आपको पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड के रेशियो पूछे हैं, तो ई अपॉन ई डैश अपन को चाहिए। एप्सिलॉन आर कितना है, देखो ईटा स्क्वायर, तो ई स्क्वायर अपॉन ई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर जो कि है ईटा स्क्वायर, और अपॉन में एक ईटा, यानी आंसर आ रहा है इसका ईटा। ये स्क्वायर का रेशियो है, हमें सिर्फ नॉर्मल रेशियो चाहिए, तो नॉर्मल रेशियो हो जाएगा रूट ईटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट रिड्यूसेस बाय अ फैक्टर ऑफ रूट ईटा, तो रूट ईटा वाला एक आंसर ये है, एक आंसर ये है, इन दोनों में से एक आंसर होगा। मैग्नेटिक फील्ड का कैसे होगा, तो सेम लॉजिक लगाएंगे। अब एनर्जी डेंसिटी को हम एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर की जगह मैग्नेटिक फील्ड वाला लिखेंगे, यानी ये बन जाएगा बी स्क्वायर बाय
म्यू नॉट इंटू सी इक्वल टू में वहाँ पे क्या लिखेंगे, तो बी डैश का स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट की जगह आ जाएगा म्यू नॉट म्यू आर तो 1 है तो नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, और सी की जगह क्या आ जाएगा, तो सी की जगह आ जाएगा सी बाय म्यू। तो देखो म्यू नॉट कटा म्यू नॉट से, ये तो 1 है तो ऑलरेडी चला गया, म्यू नहीं आएगा मतलब ईटा, कहने का मतलब ईटा है, ये ईटा, ठीक है। फिर म्यू नॉट कट गया म्यू आर से, म्यू आर तो 1 है तो सी कट गया सी से, यानी बी स्क्वायर बाय बी डैश स्क्वायर आपको कितना मिल रहा है, तो मिल रहा है 1 अपॉन ईटा। तो आप स्क्वायर रूट ले लोगे दोनों तरफ तो आपको b अपॉन बी डैश का जो रेशियो है वो मिल जाएगा 1 अपॉन रूट ईटा। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, वंडरफुल क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि कब डिटेल नहीं गिवन हो तो म्यू आर को आप 1 ले लो। आगे चलते हैं। The energy associated with electric field is UE and with magnetic field is UB, right? Energy associated is UE and UB. Then what can we say? We can always say that they are going to be equal. अब ये तो बच्चों जैसा क्वेश्चन है, एनर्जी दोनों की सेम रहती है, अगर वॉल्यूम सेम है, एनर्जी डेंसिटी सेम है, तो एनर्जी कंटेन्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों की एनर्जी सेम रहती है। Magnetic field of a plane electromagnetic wave is given by, so see this is the equation of magnetic field. दो मैग्नेटिक फील्ड है, देखो बी नॉट वाली मतलब ये फर्स्ट है और ये B1 वाली, और दोनों की वैल्यू दी हुई है। द RMS वैल्यू ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय स्टेशनरी चार्ज। अब देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो भाई फोर्स का फॉर्मूला होता है QE प्लस V क्रॉस B, ये आप पढ़ चुके हो, लॉरेंस फोर्स बोलते हैं इसको। अब स्टेशनरी चार्ज है तो ये वाला टर्म V तो 0 हो गया, तो V क्रॉस B भी 0 हो जाएगा, यानी जो सिर्फ फोर्स लगने वाली है वो लगने वाली है QE, है ना। अब हमें अगर RMS निकालना है फोर्स का अगर RMS निकालना है तो मुझे E का भी क्या वैल्यू चाहिए, RMS वैल्यू चाहिए। तो बेसिक सिंपल आंसर है, E के जो RMS वैल्यू है उसको हमें मल्टीप्लाई कर देना है चार्ज के साथ। तो चार्ज हमें ऑलरेडी गिवन है 10 to the power -4, सो आई थिंक इट इज नॉट गोइंग टू बी डिफिकल्ट। तो पहले हमारा मेन टारगेट है ERMS निकालना। अब ERMS निकालना टिपिकल है क्योंकि हमें B की वैल्यू गिवन है, तो पहले अपन दोनों को ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, ये वाला टर्म जो है ये B नॉट I कैप है, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड I डायरेक्शन में, ये मैग्नेटिक फील्ड Z डायरेक्शन में। तो पहले हमें यह सोचना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में होगी। तो देखो मैं E का इक्वेशन लिखने की ट्राई करता हूं, बहुत ध्यान से देखना कि कैसे निकालेंगे। तो E का इक्वेशन तो पहले नॉट वाले को लिखने की ट्राई करते हैं, नॉट वाले को। तो पीछे का टर्म तो हमेशा सेम रहता है दोनों का, तो यहां तो आएगा cos kz माइनस ओमेगा टी, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या है, Z है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। आपको मैंने बताया है कि जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होता है वो E इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखना, आई कैप। अब आपको ये सोचना है कि कौन से वेक्टर को आई कैप से मल्टीप्लाई करते हैं तो के कैप मिलता है। तो दिमाग लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर आप जे क्रॉस आई करते हो, है ना, आई क्रॉस जे करते हो तो के कैप मिलता है, जे क्रॉस आई करोगे तो माइनस के कैप मिलेगा। लेकिन जे क्रॉस आई में माइनस के कैप नहीं, प्लस के कैप चाहिए, यानी ई वेक्टर को क्या लेना पड़ेगा, माइनस जे कैप। समझ में आई बात, क्योंकि देखो माइनस जे कैप को जब आप आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो के कैप मिलेगा। तो यहां से मुझे डायरेक्शन मिल गया, डायरेक्शन जो है वो है माइनस ऑफ जे कैप। मैग्नीट्यूड क्या होगा, एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड आप पढ़ चुके हो, C इज इक्वल टू ई नॉट बाय बी नॉट। तो ई नॉट क्या हो गया, बी नॉट इंटू सी। तो यहां पे वैल्यू हो जाएगी बी नॉट इंटू सी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, ये मैग्नीट्यूड ये डायरेक्शन। तो बी नॉट सी इंटू माइनस जे कैप, पीछे का टर्म एज इट इज, ठीक है। E1 कितना होगा, E1, तो E1 को कैसे लिखेंगे आप देखो, तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो भाई मैग्नीट्यूड हो जाएगा B1 इंटू सी। अब डायरेक्शन क्या होगा, तो अब यहाँ पे थोड़ा चेंज है। अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन तो के कैप ही है, इक्वल टू E1 का क्रॉस प्रोडक्ट B के साथ। अब B का डायरेक्शन यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, जे कैप, यानी यहाँ जे कैप आ गया। अब ये क्या लो कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट के कैप दे, तो अगर आप आई क्रॉस जे लेते हो, आई क्रॉस जे लेते हो तो वो के होता है ना, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के। तो यहाँ पे आई होना चाहिए, यानी इसका डायरेक्शन जो है वो है आई कैप। पीछे का तो हमेशा एज इट इज रहेगा, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ के जेड प्लस ओमेगा टी। समझ में आ रहा है। अगर मैं इधर से इसका आरएमएस निकालूं, आरएमएस, अब आप देखो ये दोनों में जेड इक्वल टू 0 दिया हुआ है ना, तो z इक्वल टू 0 डाल दो तो cos ओमेगा टी, ये भी cos ओमेगा टी बन गया, यानी ये बन गया आपका कोसाइन यानी साइनूसॉइडल वेव। साइनूसॉइडल वेव का आरएमएस वैल्यू कैसे लिखते हैं, तो इसका आरएमएस वैल्यू कितना होगा, तो इसका आरएमएस वैल्यू होगा b0 c बाय √2, है ना, एम्पलीट्यूड अपॉन √2।
इसका RMS वैल्यू क्या होगा, तो इसका RMS वैल्यू होगा B1c अपॉन √2। लेकिन बहुत ध्यान देना, दोनों के डायरेक्शन अलग है, ये वाला -j कैप में है, ये वाला +i कैप में है। तो अगर ऐसा होता है तो नेट एम्पलीट्यूड, नेट रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, आई कैप और जे कैप का, एम्पलीट्यूड नहीं, ये RMS जे डायरेक्शन का, ये RMS आई डायरेक्शन का। तो इसका रिजल्टेंट पहले कॉमन निकाल दो, तो कॉमन क्या हो जाएगा c/√2 और बचेगा आपका -B0 जे कैप प्लस B1 आई कैप। ठीक है, तो अब अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से हमें इसका वेक्टर फॉर्म है, तो ये क्या हो जाएगा c/√2 रूट के अंदर B0 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर, ये हो गया आपका नेट ERMS। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, दिस इज द नेट ERMS, क्योंकि दोनों के डायरेक्शन अलग है। तो वेक्टर वाला लगाएंगे ना, √(x² + y², यहाँ से अपन को मिल जाएगा। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेना, मैं कैलकुलेट नहीं करता हूँ, आप लोग कर लेना। यहाँ से आपको नेट ERMS मिलेगा, इस ERMS को निकाल के आप यहाँ पुट कर देना, तो आपको जो है वो नेट फोर्स मिल जाएगा। सो अ वंडरफुल क्वेश्चन, राइट? बी केयरफुल बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड आर इन डिफरेंट डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑल्सो बी इन डिफरेंट डायरेक्शन. It is easy to calculate RMS individually, but then since their directions are perpendicular, this is in j cap, this is in I cap, you will have to apply this vector का magnitude निकालने वाला formula in order to find out the net RMS. तो यहाँ से आपको नेट ERMS मिल गया, इसको उठा के फोर्स के फॉर्मूला में डाल देना, Q से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपको नेट फोर्स मिल जाएगा. द आंसर कम्स आउट टू बी, आई थिंक इट इज 0.6 न्यूटन. यू कैन सॉल्व एंड चेक वेदर द आंसर इज 0.6 न्यूटन और नॉट. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. वेरी गुड क्वेश्चन. आगे चलते हैं. द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ प्लेन पोलराइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय दिस. मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन गिवन है, बोलता है मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन बताओ. तो देखो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वेशन से सबसे पहला काम करता हूँ कि डायरेक्शन निकालता हूँ. तो देखो ये डायरेक्शन है, अब डायरेक्शन है ना सिर्फ x में नहीं है, सिर्फ z में नहीं है, x और z दोनों से बना है. तो डायरेक्शन इसका यूनिट वेक्टर लेते हैं. तो डायरेक्शन का वेक्टर क्या होगा, तो डायरेक्शन का वेक्टर होगा, इसका यूनिट वेक्टर लोगे तो आएगा 3/5 4/5. ठीक है, 3/5 4/5. तो ये डायरेक्शन का वेक्टर हो गया. अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर आपको क्या दिया हुआ है, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या दिया हुआ है, तो उसको ई कैप लिखे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. तो ई कैप कितना दिया हुआ है, देखो तो ये जे डायरेक्शन दिया हुआ है, यानी इसको इधर कॉमा करके 0 लिख देता हूँ, क्योंकि जेड एक्सिस, सॉरी मेरे से गलती हो गई है, यहाँ पे जो है वो आएगा बीच में 0 है, सही बात है ना, क्योंकि z है तो उस हिसाब से ये होगा 0, ये होगा 4/5. E का क्या है, तो J है तो 0 1 0. अब हमें B का डायरेक्शन नहीं पता, B का डायरेक्शन क्या है ना हमें नहीं पता. तो सोचो क्या होता, तो देखो ये 3/5 0 और 4/5 क्या होना चाहिए, E क्रॉस B के डायरेक्शन से मैच होना चाहिए. तो सपोज करो B का जो डायरेक्शन है वो है BX BY और BZ, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ये डायरेक्शन देना चाहिए. तो अपन क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं. तो बड़ा ही सिंपल है क्रॉस प्रोडक्ट लेना. आई होप आपको दिमाग में होगा थोड़ा डिटर्मिनेंट्स, इसको डिटर्मिनेंट्स रखो, तो ये 0 1 0 इसके ऊपर इमेजिन करो, है ना, और यहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप इमेजिन करो. तो आप देखो आई वाला का टर्म क्या आएगा, तो आई वाला टर्म आएगा BZ -0, यानी x कोऑर्डिनेट आएगा BZ. जे वाले में तो 0 -0, यानी जे वाला टर्म नहीं आएगा. के वाले टर्म में आएगा 0 -bx, यानी -bx आ गया. ठीक है, इनको इक्वेट करोगे तो आपको पता चल गया BX, यानी मैग्नेटिक फील्ड का जो x डायरेक्शन का वेक्टर है वो है -4/5. इक्वेट करोगे तो आप पता चल जाएगा. BY तो 0 हो गया, और BZ कितना है, तो BZ देखो कितना है, BZ इस 3/5 से कंपेयर होगा तो 3/5, यानी बेसिकली B का जो डायरेक्शन है वो है -4/5 0 और 3/5. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. Very important. You can see, I could also have taken, see since this is cos, both can be minus, क्योंकि अगर आप माइनस अंदर डाल दो तो दोनों को माइनस मिल जाए अगर, तो दोनों के दोनों अगर माइनस हो जाएंगे तो ये वाला टर्म जो है वो यूनिट वेक्टर में दोनों में माइनस भी आ सकता है. दोनों में माइनस आता तो ये साइन चेंज हो जाती. तो ये डायरेक्शन देख के मैं ये बोल सकता हूँ कि B के डायरेक्शन में x कंपोनेंट और z कंपोनेंट होना चाहिए, y कंपोनेंट नहीं होना चाहिए. दूसरी चीज़, अगर x कंपोनेंट है और z कंपोनेंट है, y कंपोनेंट नहीं है, तो x और z वाले कंपोनेंट की साइन उल्टी होनी चाहिए.
साइन उल्टी होनी चाहिए। जैसे देखो बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, सो लेट मी ट्राई टू सॉल्व एंड शो यू व्हाट विल बी द आंसर। तो आ गया इससे, बट फिर भी मैं आपको मैग्नीट्यूड निकाल के दिखाता हूँ। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो बी नॉट होगा ई नॉट बाई सी, ठीक है। अब ई नॉट की वैल्यू देखो हमको दी हुई होगी, ई नॉट 10 है, ठीक है। तो 10/3 इंटू 10⁸, या सी को सी रहने देते हैं क्योंकि उसमें भी सी दिया हुआ है सी। तो वेक्टर बी मतलब बी का नेट वेक्टर क्या हो जाएगा, तो देखो ये मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन है, तो 1/c हो जाएगा। 10 डालोगे अंदर तो 2 हो जाएगा -8, 0 और हो जाएगा 6, ठीक है। तो अब आप ध्यान देखोगे तो आपको ऑप्शन मैच करता हुआ दिख ही जाएगा। आप देखो हमको चाहिए 1/c, तो 1/c सब में है, ये और ये उल्टे होने चाहिए। अब अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया है कि ये चारों ऑप्शन आपको इसमें सेम दिख रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि पहले 2 प्लस है, दूसरे 2 ऑप्शन जो है ना वो माइनस है, तो आप चेंज कर देना, ये दोनों के दोनों ऑप्शन माइनस है, ठीक है। तो आप देखो ये वाला मैच कर रहा है और ये वाला भी मैच कर रहा है, 6 के वाला भी मैच कर रहा है और ये वाला भी मैच कर रहा है। तो आप देखो आपको इसमें प्लस था, ये वाले में प्लस है, तो आपको क्या हो जाएगा कि जब आप ये वाला पार्ट देखोगे 6 के -8 आई, तो आपको क्लियरली दिख जाएगा कि एक ही ऑप्शन है जो मैच कर रहा है, जो कि है ऑप्शन नंबर 3, यानी 6k कैप -8 आई कैप आ रहा है ना, 6k कैप -8 आई कैप, दोनों उल्टे होने चाहिए। इस वाले ऑप्शन में आपको या तो टोटल बाहर माइनस होगा, ये एक ही टर्म होगा जो मिल रहा है, अंदर का टर्म तो 6x + 8z वापस आना चाहिए, और पीछे आता है ω_t -kx + kx दोनों आ सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है सिर्फ माइनस आएगा, क्योंकि कहीं पे मेंशन नहीं है। तो करेक्ट आंसर जो है वो ऑटोमेटिकली ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, और कोई ऑप्शन जो है वो इस गिवन डायरेक्शन को मैच ही नहीं करते। आगे चलते हैं। लाइट विद एन एनर्जी फ्लक्स ऑफ 25 × 10⁻⁻⁴, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, मैं भी शायद +4 होगा, मैं आपको सिर्फ मेथड दिखा दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो यूनिट है Wm/m², यानी इंटेंसिटी गिवन है, तो इंटेंसिटी लिख देता हूँ 25 × 10⁻⁴, ठीक है। आई विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन सॉल्विंग द होल क्वेश्चन, जस्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट फॉर्मूला टू यूज ऑन अ परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। देखो टकरा के वापस आ रहा है, ट्वाइस लगाना पड़ेगा। सरफेस एरिया इज 15 cm², द एवरेज फोर्स देखो ए दिया हुआ है आपको 15 × 10⁻⁻⁴ m²। तो देखो इंटेंसिटी को जब आप एरिया से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको पावर मिल जाता है, तो पहले पावर निकाल लोगे, पावर हो जाएगा इंटेंसिटी अपॉन एरिया। अब फोर्स याद करो, फॉर्मूला बताया था, फोर्स होता है पावर अपॉन सी, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग है तो 2 टाइम्स पावर अपॉन सी। तो पावर का फॉर्मूला इंटेंसिटी इंटू एरिया है, तो 2IA upon C, this is going to be the formula for finding out the force exerted. Since it is fully reflecting, we will put 2. ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन, आगे चलते हैं। An electromagnetic wave of frequency 3 MHz passes from vacuum into a dielectric with medium with relative permittivity 4. ठीक है, then the wavelength के बारे में और frequency के बारे में बताना है। Again see, nothing is written about μr, so I'm going to assume μr = 1. So in that case, refractive index is going to be √4, यानी refractive index is going to be 2. If refractive index is 2, then you know when light changes the medium, speed becomes c/eta, wavelength becomes wavelength by eta, frequency remains unchanged, यानी wavelength हो जाएगी half, फ्रीक्वेंसी जो है वो अनचेंज रहेगी। ध्यान से देखो, wavelength is halved, frequency remains unchanged, so the correct option is option number B. I hope it is clear, very simple. Moving further. A light wave is incident normally on a glass slab of refractive index 1.5. 4% of the light gets reflected and the amplitude of the electric field of the incident light is 30 volt per meter. Then the amplitude of the electric field for the wave propagating in the glass medium. एक लाइट है जो ग्लास के अंदर जा रही है। अब देखो ग्लास आ गया तो अगेन ग्लास नॉन मैग्नेटिक है, तो आप म्यू आर को 1 ले लेना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको क्या मिल जाएगा, √εr इंटू म्यू आर होता है, तो इधर εr हो जाएगा क्योंकि म्यू आर तो 1 है, तो εr जो हो गया वो हो गया η²। अब ध्यान से समझते क्या बोलता है, बोलता है लाइट जो ग्लास के अंदर गई ना 4% रिफ्लेक्ट हो गई, तो इफेक्टिवली लाइट कितनी गई अंदर, तो 96%। तो इफेक्टिव इंटेंसिटी जो एंटर करेगी वो कितनी होगी, 96%। तो ये इफेक्टिव इंटेंसिटी 96% है एयर वाली, वो किसके बराबर हो जाएगी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम। सिमिलर क्वेश्चन वी हैड डन बट देयर वी हैड इक्वेटेड 100% वाला केस। अब करेंगे तो आपको भी रिकॉल होगा मैं कौन सी बात बोल रहा हूँ। तो 96% को मैं लिखूंगा 96/100, एयर में निकालना है तो ε0 E²C। मीडियम के लिए लिखेंगे तो ε0 εr E' का स्क्वायर इंटू C को लिखूंगा मैं C/η।
ठीक है, याद आ गया आपको? क्या कर रहे हैं अपन, एप्सिलॉन नॉट कटा, सी कटा, और एप्सिलॉन आर क्या है देखो, ईटा स्क्वायर है, तो ये कटेगा इससे, इधर बचेगा ईटा, यानी 96। अपन को क्या निकालना है, ई डैश निकालना है, तो देखो ई डैश का स्क्वायर हो जाएगा 96 इंटू ई का स्क्वायर, ई कितना दिया हुआ है 30, यानी 30 इंटू 30 अपॉन क्या नीचे आएगा 100, और तो ईटा आएगा, ईटा यानी 1.5 को लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है। 100 के 2 जीरो कट जाएंगे, 1.5 डायरेक्ट कटेगा 96 से, 64 जा 64 इंटू 1.5, 3/2 करके करोगे तो भी आ जाएगा। तो ये ई डैश का स्क्वायर आ गया, तो देखो ई डैश कितना हो गया, तो ई डैश हो गया 64 का स्क्वायर यानी 8, और 9 का स्क्वायर रूट यानी 8, और 9 का स्क्वायर रूट यानी 3, तो ई डैश जो हमको वैल्यू मिलने वाली है वो मिलने वाली है 24 वोल्ट पर मीटर। सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए। वंडरफुल क्वेश्चन, सी वेरी गुड क्वेश्चन, सिमिलर किया था अपन ने पहले भी, वही टाइप का क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। The mean intensity of radiation on the surface of sun is about 10 to the power 8 watt per meter square. RMS value of magnetic field. तो देखो बहुत सिंपल है, आप I का फॉर्मूला ले लो तो होता है रो इंटू सी। अब रो की जगह डाल दो, जो वैल्यू है वो होती है बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट, याद आ रहा है, इंटू सी। यहाँ से आपको बी आर एम एस, ये बी आर एम एस ही होता है, तो आपको बी आर एम एस मिल जाएगा म्यू नॉट टाइम्स आई अपॉन सी का रूट। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करके चेक कर लो कि कौन सा नियरेस्ट ऑप्शन है, जो भी ऑप्शन होगा उस हिसाब से आपको जो है वो करेक्ट आंसर मिल जाएगा। मोर इंपॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड हाउ टू गेट द फॉर्मूला ऑफ बीआरएमएस फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी। आई होप इट इज क्लियर। मूविंग फर्दर, 50 watt per meter square energy density is incident normally on the surface of a solar panel. Some part is incident, रिफ्लेक्ट हो जाता है, और कुछ पार्ट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। बोलता है बताओ फोर्स कितना, ठीक है ना। अभी हमको क्वेश्चन समझने की ट्राई करना है कि हमें ये पूछ रहा है कि अगर अपने को दिया हुआ है कि 50 watt per meter square एनर्जी जो है जब लगती है उसमें से 25% जो है वो रिफ्लेक्ट हो जा रही है और 75% जो है एब्जॉर्ब हो जा रही है। तो भाई बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला में दे देता हूँ। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है आपने पढ़ा हुआ है, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है, अगर हम लिखते हैं पावर, है ना, तो पावर अगर निकालेंगे हम, पावर अपॉन सी होता है एब्जॉर्प्शन के लिए, और रिफ्लेक्शन के लिए क्या होता है 2 टाइम्स पावर अपॉन सी, बरोबर है, 2 टाइम्स पावर अपॉन सी। तो पावर कितना है देखो, तो इंटेंसिटी दी हुई है और एरिया 1 दिया हुआ है, तो पावर जो है वो 50 है, 50 वॉट है, बरोबर। अब बोल रहा है 25% रिफ्लेक्ट हो गया, तो 25% के लिए हम लगा देंगे 2p0/c, और बाकी के 75% के लिए फोर्स क्या लगेगी, फॉर्मूला क्या लगेगा p0/c। हो गया आपका आंसर, ये बन गया आपका फोर्स का आंसर। यहाँ पे मैं छोड़ देता हूँ, आप इसको खुद से सॉल्व कर दीजिएगा, इजीली आपको आंसर मिल जाएगा। आई बात समझ में, 25% रिफ्लेक्ट हो रहा है इसलिए 2p0/c करेंगे, 75% एब्जॉर्ब हो रहा है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ p0/c करेंगे। p0 कितना होगा, तो इंटेंसिटी इंटू एरिया कर देंगे, एरिया 1 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। 25% इज 1/4, 75% इज 3/4। मूविंग फर्दर, consider an electromagnetic wave propagating in vacuum. You have to choose the correct statement. Now the statements are very lengthy. I'll try to show you what is going to be the right approach. Very simple question, but दिखने में बहुत बड़ा है। अब देखो आपको बोला गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है पहले ऑप्शन में दिया है प्लस वाई डायरेक्शन में कर रही है, तो इसके ब्रैकेट में x, t नहीं होना चाहिए, y, t होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन तो ऑब्वियसली गलत हो गया। सेकेंड में भी बोला है कि y डायरेक्शन में कर रही है लेकिन अंदर x, t दिया है, तो ये भी गलत हो गया। क्या प्रोपगेशन होता है ना अंदर, तो उसके बाद इधर दिया हुआ है कि x डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है और अंदर y, z दिया हुआ है, तो ये भी नहीं चलेगा। इस वाले ऑप्शन में क्या दिया हुआ है देखो, इस वाले ऑप्शन में दिया गया प्रोपगेटिंग इन x कर रही है और x, t, यही एक ऑप्शन है जो मैच हो रहा है बिल्कुल, है ना, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। अदरवाइज हमें क्या करना चाहिए था, ये तो चलो हमको ऐसे ही आंसर मिल गया, नहीं तो हमें क्या करना चाहिए था, तो हमें ई का और बी के डायरेक्शन का क्रॉस प्रोडक्ट लेके देखना था कि प्रोपगेशन का डायरेक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं लास्ट वाले में आपको वेरीफाई करवा के दिखा देता हूं। देखो लास्ट वाले में ई का डायरेक्शन है वाई कैप माइनस जेड कैप, यानी ये दिया हुआ है 0, y कैप यानी 1, z कैप यानी -1। इसका क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं b के डायरेक्शन से, b का डायरेक्शन देखो क्या किया, y कैप प्लस z कैप यानी 0, 1, आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लो तो आपको क्या आंसर मिलता है, आप देख लो, ये i कैप, j कैप, k कैप, 0, 1, -1, 0, 1, 1, इसको ऐसे ले लो, ठीक है। या तो आप डायरेक्ट उसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, जो मेथड है। इससे करके देखते हैं, तो i कैप के साथ क्या आ रहा है देखो, 1 + 1 यानी 2 आ रहा है, j कैप के साथ 0 - 0 यानी j कैप उड़ गया, k कैप के साथ आ रहा है 0 - 0 यानी k कैप उड़ गया, यानी 2i कैप, यानी डायरेक्शन क्या हुआ i कैप यानी पॉजिटिव x एक्सिस।
तो आप देखो डायरेक्शन भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस दिया हुआ है, ऐसे मैच करना पड़ता है, लेकिन ऐसे तो सब ऑप्शन में इजीली हो गया, क्योंकि जो डायरेक्शन दिया था वो ब्रैकेट के अंदर तो होना चाहिए ना, तो वो तो मैच ही नहीं हो रहा था फर्स्ट 3 में, इसलिए आंसर इजीली मिल गया ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया? सिंपल है, चीज़ें क्लियर है एकदम। अभी जितने भी क्वेश्चन किए ये सब कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर थे। आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा टाइप के क्वेश्चन जो जनरली हमें एग्जाम में मिलते हैं ना, वो यही कैरेक्टरिस्टिक वाले क्वेश्चन होते हैं, और इनके अंदर जो मल्टीपल फॉर्मूलाज हैं इन सबको याद करो। और जितने क्वेश्चन मैंने कराए ना, इन क्वेश्चन को भी अगर आप अच्छे से कर लोगे तो मोस्टली मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा आपको कुछ और करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने क्वेश्चंस कराए उनको आप एक बार खुद से जो है वो प्रैक्टिस कर लो। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या है? तो भाई थर्ड पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का स्पेक्ट्रम। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में क्या है कि आपको जो मल्टीपल टाइप ऑफ वेव्स होती है उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है, उनके सब क्लासिफिकेशन याद रखने हैं। तो उसके लिए मेरे पास कुछ आप लोगों के लिए छोटा सा शॉर्टकट है जो मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरे साथ अभी वो शॉर्टकट को ड्रॉ कर लो। ये तो खैर ऐसे ही दिखाने के लिए आपको मैं जो शॉर्टकट याद रखवाता हूँ स्टूडेंट्स को, और जो मैं चाहूँगा कि जो आप याद रखो वो है, आप ये एक लाइन पे चीज़ें जो हैं वो नोट करते जाएंगे। लाइन के ऊपर जो है वो चीज़ें नोट करते जाएंगे। हमारा ट्राई रहेगा कि हम वेवलेंथ के फॉर्म में चीज़ों को याद रखने की ट्राई करेंगे। किसके फॉर्म में याद रखेंगे? वेवलेंथ के फॉर्म में। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखनी, जो सबसे कम वाली वैल्यू है, वो है 10⁻³ मैं पूरी की पूरी जो एक्सिस बना रहा हूँ वो किसके फॉर्म में बना रहा हूँ? वो बना रहा हूँ मैं नैनोमीटर के फॉर्म में। किसके फॉर्म में बना रहा हूँ? नैनोमीटर के फॉर्म में। तो आपको ये नैनोमीटर जो है वो याद रखना है। तो पहला है 10⁻³ जो आपको याद रखना है। उसके बाद बेसिक 1 जो ऑब्वियसली आप याद रख सकते हो। 1 के बाद जो आपको याद रखना है वो है हमारा विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम, यानी 400 से लेके 700 तक। ये आप याद रख लो तो बहुत हेल्प मिलेगी आपको 700 तक। उसके बाद जो आपको याद रखना है वो याद रखना है 10⁻⁶। क्या याद रखना है? 10⁻⁶। 10⁻⁶ नैनोमीटर होता है 1 mm। तो 10⁻⁶ आपको याद रखना है। उसके बाद जो आपको चीज़ याद रखनी है वो है 10⁸। 10⁸ होता है 0.1 मीटर, राइट? 10⁸ इज 0.1 मीटर। ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। अब याद कैसे? 3, 6, 8 ऐसे याद कर लो, जैसे आपको ठीक लगता है आप याद कर सकते हो। ये रीजन जो है, ये वाला रीजन, यानी इस वाले रीजन का ये है गामा रेज। कौन सी रेज है? ये गामा, ठीक है। फिर ये जो रीजन है, ये वाला रीजन जो है, ये रीजन है हमारी एक्स रे। ये एक्स रे है। इस रीजन में अगर वेवलेंथ आ गया तो ये एक्स रे। ये जो रीजन है, देखो ये तो आपको बहुत सिंपल है, ये विबग्योर है। ये तो डायरेक्ट लिख दो आप, विबग्योर हो गया। विबग्योर का फर्स्ट टर्म क्या है? वी वायलेट। तो इसके इस तरफ वाली अल्ट्रा वायलेट, तो ये यूवी हो गई, है ना। फिर 700 के बाद ये रेड है, तो रेड के पैरेलल में नाम सोचो कौन सा लगता है? तो इंफ्रारेड। तो 700 से 10⁶ नैनोमीटर के बीच में अगर वेवलेंथ आती है तो वो इंफ्रारेड है। 10⁶ से लेकर 10⁸ के बीच में अगर वेवलेंथ आती है तो वो माइक्रोवेव है ना। और 10⁸ से बड़ी वेवलेंथ आती है तो वो हो जाती है रेडियो वेव्स। कौन सी वेव्स हो जाती है? रेडियो वेव्स। अब ये आपको याद रखना है। ये याद रह गया ना, आप समझ लो आपका आधा काम हो गया, क्योंकि अगर ये रेंज याद रह गई तो काम थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे याद रखो 3, 6, 8 ये होती है, बाकी ये तो बेसिक है, ये 1 है। ऐसा टेबल अगर ये एक्सेस पे आप याद कर लेते हो तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। आगे चलते हैं और कुछ थियरीज को स्टडी करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रेडियो वेव की। अब रेडियो वेव में आपको कौन कौन सी चीज़ें नोट करनी है? तो देखो ये सब चीज़ें नोट करने की ज़रूरत नहीं है, क्या फ्रीक्वेंसी क्या होती है। आपको मेन चीज़ जो याद रखना है वो उसका एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन क्या है? तो ये AM में, यानी जो हम ट्रांजिस्टर बोलते हैं, जिसको लोग रेडियो बोलते हैं, है ना, जो घर पे पुराने ज़माने में यूज़ किए जाते थे, वो रेडियो वेव पे काम करता है। टीवी जो है वो भी रेडियो वेव्स पे काम करती है। FM जो है वो भी रेडियो वेव पे काम करता है। UHF यानी सेल्यूलर फोन्स जो है वो भी रेडियो वेव पे काम करते हैं। सो बेसिकली रेडियो वेव आर द वेव्स विच आर यूज्ड इन कम्युनिकेशन। जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड। मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन आर डन यूजिंग रेडियो वेव। यानी टीवी कम्युनिकेशन, टीवी से जो आ रही है अपने पास सिग्नल, वो रेडियो वेव के रेंज में होते हैं। FM जो आप सुन रहे हैं, AM जो आप सुन रहे हैं, ये सब रेडियो वेव के पार्ट है। और सेल फोन्स यानी सेल फोन्स जो आप यूज़ कर रहे हैं बात करने के लिए, कम्युनिकेशन जो हो रहा है वो पूरा का पूरा कौन सी वेव पे चल रहा है? रेडियो वेव पे चल रहा है। आई होप दिस इज क्लियर, यू विल रिमेंबर दीज थिंग्स। थोड़ा रेंज याद रखोगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि देखो टीवी की जो रेंज है ना, वो देखो कहाँ से कहाँ तक होती है, 54 मेगाहर्ट्ज से लेके 890 मेगाहर्ट्ज तक होती है। इसके बीच में एक पट्टा है 88 से 108 का एक बैंड है,
जो बैंड FM को दे दिया गया है। तो टीवी का वैसे देखा जाए तो 54 से 88 होता है, फिर 108 से 890 होता है। तो बीच में से एक बैंड जो है वो FM को दे दिया गया है मेगाहर्ट्ज में, और जो नॉर्मल रेडियो आता है वो किलोहर्ट्ज में ऑपरेट करता है। कभी भी उसके ऊपर देखेंगे तो लिखा हुआ होता है 530 से 1710 किलोहर्ट्ज। थोड़ा सा याद रखना कि मेगाहर्ट्ज होता है कि किलोहर्ट्ज होता है, ताकि कभी प्रॉब्लम नहीं है। और जो ये अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी है, जैसे आपको बता दूं मैं, जो हम GSM यानी जो हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, इट इज़ इन द रेंज ऑफ 1800 मेगाहर्ट्ज, बहुत बड़ी होती है, इसलिए इसको अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। आगे चलते हैं। माइक्रोवेव्स, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, माइक्रोवेव्स, इनकी जो वेवलेंथ है वो रेडियो वेव से कम होती है, और रेडियो वेव सबसे ज़्यादा वेवलेंथ वाली इनसे उनसे कम होती है। और कैसे प्रोड्यूस होता है, तो वैक्यूम ट्यूब से प्रोड्यूस होता है। इसको ध्यान रखेंगे, एक पॉइंट, ये पॉइंट नोट कर लेना, वैक्यूम ट्यूब। अब आता है मेन उसका एप्लीकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इज दैट इट इज यूज्ड इन रेडार सिस्टम्स। कहाँ पे यूज होता है? रेडार सिस्टम, यानी जो भी एयरक्राफ्ट नेविगेशन, यानी जब भी लैंडिंग करना होता है, टेक ऑफ करना होता है, तो जो कम्युनिकेशन होता है पूरा का पूरा बिटवीन द प्लेन एंड द ग्राउंड, इट इज डन यूजिंग माइक्रोवेव। वी कैन नॉट यूज रेडियो वेव बिकॉज रेडियो वेव इज ऑलरेडी बीइंग यूज्ड इन फॉर अदर कम्युनिकेशन। सो माइक्रोवेव इज यूज्ड फॉर रेडार कम्युनिकेशन। वेरी ऑब्वियस, दे आर ऑल्सो यूज्ड इन माइक्रोवेव अवन में भी यूज होता है वो। दे आर यूज्ड इन स्टडी ऑफ एटमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। दे आर ऑल्सो यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ द व्हीकल, स्पीड ऑफ क्रिकेट बॉल एक्सेट्रा। अब देखते हैं ना मैच के अंदर जो दिखाते हैं कि भाई इतनी स्पीड पे बॉल डाली, वो सब माइक्रोवेव के हेल्प से भी हम निकाल सकते हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट इज दे आर यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन। नाउ प्लीज नोट डाउन के माइक्रोवेव ओवन में क्यों खाना जो है वो गर्म होता है, ये बहुत ज़रूरी है हमें समझना। उसका रीज़न है कि माइक्रोवेव की जो फ्रीक्वेंसी है, ध्यान से नोट कर लेना, माइक्रोवेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो इक्वल हो जाती है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर। जिस खाने के अंदर पानी नहीं होगा, ऐसा कोई खाना बनता नहीं है वैसे तो, बट जिस खाने के अंदर पानी नहीं होगा, माइक्रोवेव ओवन उसको गर्म नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि माइक्रोवेव ओवन के अंदर क्या हो रहा है, माइक्रोवेव ओवन के अंदर जब आप कोई भी खाना रखते हो तो जो लाइट रे, माइक्रोवेव की लाइट रे गिरती है ना, वो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो पानी के मॉलिक्यूल की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाती है। आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं रेजोनेंस। जैसे ही रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। तो वाटर मॉलिक्यूल जो है ना वो बहुत वाइल्डली ऑसिलेट करने लगते हैं, और इस ऑसिलेशन की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है? हीट प्रोड्यूस होता है और खाना गर्म होता है। तो बेसिकली माइक्रोवेव ओवन क्या करता है पता है? वाटर मॉलिक्यूल को एक्साइट करता है, फास्ट ऑसिलेट करवाता है, ताकि वो इतना फास्ट ऑसिलेट हो कि हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो और वो एनर्जी से खाना गर्म हो जाए। इसलिए हर एक खाना जिसके अंदर पानी का कंटेंट होगा वही खाना माइक्रोवेव ओवन के अंदर गर्म हो सकता है, और इसीलिए ऑब्वियस है हर एक खाने के अंदर पानी होता ही है, इसलिए माइक्रोवेव ओवन जो है उस खाने को गर्म कर पाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कीप इन माइंड। ऑल्सो ऑल द थिंग्स दैट आई एम अंडरलाइनिंग, प्लीज नोट डाउन देम इन शॉर्ट। आगे चलते हैं। Infrared have got larger wavelength than microwave. These waves are discovered by Herschel, not important. They are also called heat waves. Very important. आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं रेडिएशन, और रेडिएशन का जो पार्ट है वो पूरा का पूरा इंफ्रारेड ही है भाई। इंफ्रारेड अकेली है जो आपको गर्म करती है। ये अर्थ पे जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो किसकी वजह से है? इंफ्रारेड की वजह से है। ये अर्थ पे जो गर्माहट है टेम्परेचर की, वो किसकी वजह से है? इंफ्रारेड की वजह से। आप बाहर जाते हैं, आपको धूप की वजह से गर्मी लगती है, तो वो धूप के अंदर तो बहुत सारी लाइट रेज है, आपको गर्मी कौन सी लाइट रे की वजह से लग रही है? इंफ्रारेड की वजह से। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? हीट वेव्स। वेरी इंपॉर्टेंट, दीज वेव्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम हीट रेडिएटिंग बॉडीज एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, दे हैव हाई पेनिट्रेशन पावर। नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट टू राइट। यू हैव टू राइट यूजेस ऑफ इंफ्रारेड वेव्स। वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर यूज्ड इन फिजिकल थेरेपी, है ना। कभी कभी चीज़ों को गर्म करना होता है, तो गर्म करने के लिए गर्म हीट वाली कौन सी यूज़ होगी? तो भाई हीट जो यूज़ होगी इंफ्रारेड है, तो इंफ्रारेड से आप चीज़ों को गर्म कर सकते हैं। तो फिजिकल थेरेपी में इंफ्रारेड यूज़ होती है। सैटेलाइट्स में यूज़ होता है आर्मी पर्पज़ के लिए। उसके बाद वेदर फोरकास्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। वेदर फोरकास्टिंग में जहाँ पे भी ज़्यादा हीट रे है वहाँ प्रिडिक्ट हो जाता है यार यहाँ बहुत गर्मी है। जहाँ पे भी इंफ्रारेड कम होती है वहाँ प्रेडिक्ट हो जाता है यहाँ ठंडक है। ठीक है, तो वेदर फोरकास्टिंग के काम आएगा। इट इज़ यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स। आप इतनी हीट देते हो कि अंदर का पानी जो है वो पूरा का पूरा गायब हो जाता है, हीट लेके स्टीम बन जाता है और फूड जो है वो डिहाइड्रेट हो जाता है। दीज आर ऑल्सो यूज्ड इन सोलर वाटर हीटर, सोलर सेल्स एंड कुकर। ठीक है, दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ इंफ्रारेड। प्लीज अंडरस्टैंड दैट ग्रीन हाउस इफेक्ट इज बिकॉज ऑफ इंफ्रारेड रे। क्या होता है, जब सन से लाइट रे अर्थ पे आती है तो अर्थ के ऊपर कुछ ऐसे कंपोनेंट्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आउट ऑफ देम बीइंग CO2। तो CO2 क्या कर देता है कि जो इंफ्रारेड है ना उसको कैप्चर करके स्टोर कर देता है, मतलब अपने में बांध देता है।
तो क्या होता है जब सन चला जाता है ना, सन चला गया, शाम के बाद सन चला जाएगा, सन चला जाता है, लेकिन अर्थ सरफेस पे कार्बन डाइऑक्साइड रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड इस हीट को ट्रैप करके बैठा है, इंफ्रारेड को ट्रैप करके बैठा है। ट्रैप करने की वजह से क्या होता है, हमारे यहाँ पे गर्माहट रहती है, यानी टेम्परेचर जो है वो सडनली फॉल नहीं कर जाता। बाकी आप दूसरे प्लैनेट्स को देखो, जब सन आता है उन प्लैनेट पे जहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है तो तब टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और रात को जब सन चला आता है तो टेम्परेचर सीधा -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। क्यों? क्योंकि सन चला गया तो सरफेस के ऊपर हीट भी नहीं है, सरफेस के ऊपर हीट नहीं है तो ठंडक होकर सीधा -100 हो जाता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे लिए तो बून है एक तरीके से, क्योंकि वो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि इंफ्रारेड ट्रैप रह जा रही है, तो रात को टेम्परेचर गिरता है लेकिन इतना नहीं गिरता। प्रॉब्लम किससे है पता है? एक्स्ट्रा ग्रीन हाउस इफेक्ट से। क्या एक्स्ट्रा ग्रीन हाउस इफेक्ट है कि अब कार्बन डाइऑक्साइड इतना प्रोड्यूस हो गया है कि कुछ ज़्यादा ही हीट ट्रैप हो जा रही है, तो हमारी दोपहर जो पहले से ही गर्म रहती थी और गर्म होने लगी है, रात जो पहले गर्म रहती थी वो अब और गर्म हो रही है। अब उस वजह से प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ये जो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से पोल्स पे जो आइस है वो मेल्ट हो रही है, तो वहाँ से पूरा आइस मेल्ट होके वाटर लेवल बढ़ रहा है, और ये सब मल्टीपल इश्यूज़ है जो एक दूसरे को बोलते हैं ना कि एक इशू दूसरा इशू क्रिएट करता है, दूसरा इशू तीसरा इशू क्रिएट करता है। तो ये सब एवलांचे इफेक्ट प्रोड्यूस होके एक्स्ट्रा ग्रीन हाउस इफेक्ट ने हमको ख़राब करके रखा है। बाकी ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से तो हम सर्वाइव कर रहे हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता तो आज हम भी नहीं होते, क्योंकि वो ट्रैप ही नहीं रहती हीट, तो ठंडक हो जाती, सीधा रात को -100 हो जाता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया, अब वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस होता जा रहा है। सो दैट इज द प्रॉब्लम, राइट? सो प्लीज कीप इन माइंड दैट इज हाउ इंफ्रारेड वेव प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ग्रीन हाउस इफेक्ट। आगे चलते हैं, विजिबल वेव, राइट? समथिंग दैट आई थिंक इज ऑलरेडी वेरी मच क्लियर टू यू। चीज़ें सिर्फ याद कर लो। इट इज़ यूज्ड बाय ऑप्टिकल ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स फॉर 3 प्राइमरी पर्पस: टू सी थिंग्स, avoid bumping and escape danger, very obvious, to find stuff to eat, and to find other living things which to consort so as to prolong the species. So this is everything is useless. I think you know visible light का एक ही काम है, ताकि आप एक दूसरे को देख पाओ, बात कर पाओ, so on and so forth. आगे चलते हैं। अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, यूवी रे क्या है? तो दे आर प्रोड्यूस्ड बाय स्पेशल लैम्प्स एंड वेरी हॉट बॉडीज। इस पॉइंट को नोट करेंगे। सन इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ यूवी रे बट फॉर्चुनेटली एब्जॉर्ब्ड बाय ओजोन लेयर। ओजोन लेयर यूवी रे को एब्जॉर्ब कर देता है। यूवी रे हमारे स्किन के लिए बहुत खराब है, हमारे स्किन के लिए डायरेक्ट एक्सपोजर टू यूवी रे इज वेरी हार्मफुल। ओजोन प्रोटेक्ट्स अस, राइट? What is the use? Please keep in mind, note down this ultraviolet का main use they are used in burglar alarm, ठीक है, अलार्म में यूज करते हैं इसको। they are used in checking mineral sample, point नोट कर लेना सबके सब। they are used to study molecular structure, to kill germs in mineral या to kill germs in water। वाटर में भी यूज होता है ना, घर पे जो होता है RO + UV, तो UV रे से हम जर्म्स को किल करते हैं। टू स्टरलाइज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, अगर आपने अभी तो देखा है कोरोना टाइम्स में ये बहुत कॉमन हो गया है, वो डब्बा खोल के अंदर डाल देते हैं। कभी भी आप सैलून में जाओ या कहीं पे भी जाओ तो डब्बा खोलते हैं, उसके अंदर चीज़ों को डाल दो तो स्टेरलाइज हो जाएगा। तो अंदर आप देखोगे तो वो ब्लू कलर की लाइट दिखती है, वो अल्ट्रावायलेट लाइट है। It is mixed with blue color to make you understand that it is UV light. Otherwise UV light is not visible, we cannot see UV light, right? These rays can be focused into very narrow beams for high precision applications such as LASIK eye surgery. लेसिक आई सर्जरी, आँखों का नंबर हटाने के लिए जो सर्जरी है वो लेसिक आई सर्जरी है, उसमें भी हम यूवी लाइट को जो है वो यूज़ करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल द एप्लीकेशन अच्छे से नोट कर लेना यूवी रे की। फिर आता है एक्सरे। आई थिंक वन ऑफ द रे विच यू हैव बीन सीइंग सिंस अ लॉन्ग टाइम। बचपन से हर एक जने ने कभी ना कभी तो एक्सरे करवाया होगा। दे आर यूज्ड इन सर्जरी टू डिटेक्ट फ्रैक्चर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज, फ्रैक्चर हुआ है कि नहीं हुआ है, स्टोन इन द बॉडी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों के लिए एक्सरे यूज़ होता है। उसके बाद दीज आर यूज्ड इन इंजीनियरिंग टू डिफेक्ट फॉल्ट, यानी जहाँ जहाँ पे भी क्रैक है, बॉडी के अंदर क्रैक है, ब्रिज के अंदर क्रैक है, वेल्डिंग के अंदर क्रैक है, वो सब एक्सरे पकड़ लेता है, ठीक है। दे आर यूज्ड एट मेट्रो स्टेशन टू डिटेक्ट मेटल और एक्सप्लोजिव मटेरियल, यानी मेटल डिटेक्टर में भी हम एक्सरे को यूज़ करते हैं। दे आर यूज्ड इन साइंटिफिक रिसर्च। दिस इज वेरी ब्रॉड टर्म, साइंटिफिक रिसर्च, बट ऊपर के 3 पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद रखने के लिए। दिस इज एक्सरे, ओके। उसके बाद आता है गामा रेस। तो गामा रेस रुदरफोर्ड ने डिस्कवर की थी। दे ट्रैवल विद स्पीड ऑफ लाइट, एवरीथिंग ट्रैवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट, राइट? ऐसा नहीं है सिर्फ गामा रे, पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कितने पे ट्रैवल करता है? स्पीड ऑफ लाइट पे ही ट्रैवल करता है। दे हैव अ हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब गामा रे की क्या फ्रीक्वेंसी जो है ना वो हाईएस्ट है,
फ्रीक्वेंसी जिसकी हाईएस्ट होती है तो उसकी एनर्जी जो कि हम पढ़ते हैं ना HF, वो भी हाईएस्ट होती है। तो पूरे के पूरे स्पेक्ट्रम में सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक लाइट रे कौन सी है? तो गामा रे है। ठीक है, तो दे आर यूज टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शन, एक तो यूज ये है। दे आर यूज इन थेरेपी फॉर ट्यूमर एंड कैंसर, क्योंकि हाई एनर्जी होती है, जाके कैंसर सेल को मार सकती है। दे आर यूज्ड इन फूड इंडस्ट्री टू किल पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सिमिलर एप्लीकेशन। दे आर ऑल्सो यूज टू प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, राइट। न्यूक्लियस से निकलती है, इसलिए न्यूक्लियस के बारे में हमको जो आइडिया देती है वेव, वो है गामा रे। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स दैट यू विल कीप इन माइंड अलॉन्ग विद दैट चार्ट। जो वेवलेंथ का चार्ट मैंने आपको बताया था ना, उस चार्ट को आपको ध्यान रखना है। उतने चार्ट को अगर आप ध्यान रखोगे तो जो आपका काम है वो हो जाएगा। तो इस तरीके से दीज आर सम ऑफ द थिंग्स अगेन दैट आई हैव ऑलरेडी समराइज्ड। ये पूरी की पूरी चीज़ जो है मैं समराइज करवा चुका हूँ आपको, सो आई विल नॉट टेक इट अप अगेन। आगे चलते हैं। Let us see some questions which have been asked in previous years, so we get a better understanding. The energy of the EM wave is in the order. देखो ये एनर्जी दी हुई है, बोलता है बताओ कौन सा स्पेक्ट्रम है। तो आपको याद करना पड़ेगा, एनर्जी का शॉर्टकट दिया मैंने आपको 12400 अपॉन लैम्डा, है ना। दिस इज इन एंगस्ट्रॉम। तो लैम्डा कितना हो गया देखो, तो 12400 डिवाइडेड बाय एनर्जी यानी 15000, ये एंगस्ट्रॉम में आंसर आएगा। ठीक है, तो ये 2 0 कटे इससे। अब 1/10 एंगस्ट्रॉम, यानी अभी मैं क्या करूँगा, 12 को 15 से डिवाइड कर देता हूँ। तो 12 कटेगा 15 से, ये हो जाएगा 4 ज़ा, ये हो जाएगा 5 ज़ा, तो 4/50 यानी 0.08 आ गया। ये 4/50 यानी 8/100 यानी 0.08 एंगस्ट्रॉम आ गया, है ना, 0.08 एंगस्ट्रॉम। अब इसको नैनोमीटर में लिखो, तो नैनोमीटर क्या होता है देखो, नैनोमीटर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एंगस्ट्रॉम जो है कितने नैनोमीटर होता है, तो एक एंगस्ट्रॉम जो है वो 10⁻⁻1 नैनोमीटर होता है। तो इसको हम लिख देंगे, ये हो गया 8 × 10⁻⁻2 और 10⁻⁻1 नैनोमीटर, यानी हमको मिल रहा है 0.008 नैनोमीटर। ध्यान से देखो, 0.008 नैनोमीटर, यानी बेसिकली हम ऐसा लिख सकते हैं 8 × 10⁻³ नैनोमीटर। ठीक है, 8 × 10⁻³ नैनोमीटर। गो बैक एंड सी व्हाट रिलेशन आई हैड गिवन टू यू। 8 × 10⁻³ कौन से रीजन में आएगा, देखो 10⁻³ या उससे कम होता अगर तो गामा रे होता। अब 10⁻³ और 1 के बीच में है, सो द आंसर इन दिस केस इज डेफिनेटली गोइंग टू बी X-ray, right? So the answer is going to be X-ray. This is how you identify. Wonderful question. ऐसे करके आपको उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। I hope it is clear. आगे चलते हैं। The condition under which a microwave oven heats up a food item containing water, right? मैंने आपको बता दिया है इसका। तो frequency of the microwave must match the resonant frequency of water molecule, which is very obvious. The answer is going to be option number C, NEET 2013. आगे चलते हैं। The decreasing order of wavelength of infrared, microwave, ultraviolet and gamma ray। अब आप देखो, मैंने जो वो डायग्राम दिया था मैं लिख देता हूँ, क्योंकि लिखा नहीं था। आप बोलोगे सर आपने लिखा नहीं, तो मैं लिख देता हूँ एक बार आप लोगों के लिए कि ये जो है ना, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है, दिस इज लैम्डा इंक्रीजिंग। तो अगर आप ऐसे आओगे तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग, है ना। ऐसे अगर लैम्डा बढ़ रहा है तो ऐसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, क्योंकि एफ होता है C/λ, तो लैम्डा बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगी। तो ऐसे लैम्डा बढ़ रहा है, ऐसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। अब आपको सोचना है, तो सबसे कम लैम्डा किसका होता है, गामा रे का। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, गामा रे की। तो उसी तरीके से अब आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है। कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आपको बोला गया डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, यानी वेवलेंथ जो है वो कम होती जानी है, यानी आपको ऐसे आना है, ऐसे वेवलेंथ कम होती है, ऐसे वेवलेंथ बढ़ती जा रही है, ऐसे आना है। तो ऐसे वाले डायग्राम को आप मैच करके लिख लो। तो देखो, सबसे पहले आपका आएगा इंफ्रारेड, है ना। इंफ्रारेड की वेवलेंथ सबसे बड़ी होती है। उसके बाद आएगा, नहीं सॉरी, माइक्रोवेव की वेवलेंथ सबसे बड़ी होती है। उसके बाद आता है इंफ्रारेड। ऐसे जाओगे फिर आएगा यूवी, है ना। उसके बाद एंड में आएगा गामा। तो पहले माइक्रोवेव से आंसर स्टार्ट होना चाहिए। तो ए और सी मैच हो रहा है, ऑब्वियसली ये नहीं हो सकता। आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए। वेरी सिंपल। ठीक है, आगे। Arrange the following electromagnetic wave per quantum in the order of increasing energy. See, energy is directly proportional to frequency. तो ये आपसे पूछ रहा है increasing frequency, ऐसे जाते वेवलेंथ बढ़ता है, ऐसे जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, इस डायरेक्शन में। वापस सेम प्रीवियस वाला क्वेश्चन जैसा था, एकदम सिमिलर करना है। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, तो आप देखो, आप ऐसे जाओगे जब ऐसे, तो ऐसे में सबसे पहले आपको मिलेगा रेडियो वेव, है ना। रेडियो वेव सबसे पहला, तो आपको मिल गया ना।
इट इज़ इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, तो सीधा आंसर आ गया डी, बिल्कुल मिल गया हमको सिंपली, है ना। फिर आप पीछे आते हो तो यहाँ आता है माइक्रोवेव, फिर इधर आते हो तो इधर आता है आपको इंफ्रारेड, फिर इधर आता है विबग्योर, है ना। तो देखो ऐसे जाओगे तो पहले रेडियो वेव आएगा, ये नहीं है, ये नहीं है, फिर येलो है तो येलो आएगा, फिर ब्लू है, फिर ब्लू आएगा, फिर इधर एंड में आता है एक्सरे, तो आंसर ए है। बहुत ऑब्वियस है, मतलब वो वाला याद कर लो यार, जो इंक्रीजिंग वेवलेंथ डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी का चार्ट दिया है ना, याद कर लो, सब आंसर इजीली निकल आएंगे। आगे चलते हैं, मैच करना है कि इनमें से कौन सी चीज़ें जो एक दूसरे से सेट होती है। तो देखो कुछ चीज़ें भी अगर आती होगी ना तो अपने को आंसर इजीली मिल जाएगा। जैसे देखो रेडियो वेव है, तो रेडियो वेव है ना ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज़ होता है, बहुत ऑब्वियस ही चीज़ है। उसके बाद आप देखो एक्सरे है, तो एक्सरे बहुत ऑब्वियस है, फ्रैक्चर देखने के लिए होता है। यूवी रे जो है, यूवी रे तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया हुआ है, तो यूवी रे जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, तो जो बचा वो फिर इधर ही जाएगा, है ना। तो आंसर होगा पी का 1, क्यू का 2, आर का 3, एस का 4, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो इस तरीके से जो है वो अपन को मैच करके आंसर दे देने का। आगे चलते हैं। So with this we come to an end to the complete one shot revision of electromagnetic waves। जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए, इसके साथ जो शीट अटैच की है उसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैंने कर लिए हैं। एक बार खुद से वो शीट को वापस से ट्राई करना सॉल्व करने की। मोस्ट ऑफ द थिंग्स राइट, आई थिंक 99.9% ऑफ द चैप्टर आई हैव कवर्ड विथ यू राइट। अभी 0.1 में से कुछ आ गया तो हम कुछ नहीं कर सकते, बाकी जितना मैंने कराया है अगर आपने उतना पूरा का पूरा एक साथ कर लिया तो आई एम प्रिटी श्योर दैट एवरीथिंग आस्क्ड आउट ऑफ दिस चैप्टर, इवन दो इट इज गोइंग टू बी वन क्वेश्चन, बट 100% आई एम श्योर दैट यू विल गेट इट करेक्टली डन। तो अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना जो चीज़ें मैंने आपको कराई, और कहीं पे भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं हेल्प करके आपको उसको समझा दूंगा। थैंक यू।